नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। स्टडी while others are sleeping, work while others are laughing, prepare while others are playing and dream while others are wishing। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पढ़ाई तब करो जब बाकी सो रहे हो। ज्यादातर देखो, बच्चे जब पढ़ाई करने का समय रखते हैं तो वो रात को रखते हैं, और कुछ रखते हैं जो अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब कि सुबह 3 से 4 बजे उठ के तब पढ़ाई करते हैं, और उस समय काल के दौरान भी बाकी सो रहे होते हैं लोग। तो ये बहुत बढ़िया समय होता है पढ़ाई करने का। ओके, देखो, जैसा आपका मन करे ना, कि जिस सिचुएशन, जिस टाइम जोन में आपका मन करे पढ़ने को तभी करो। जरूरी नहीं है कि सबका मन यहाँ पर जो है सुबह ही लगता है या रात को ही लगता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे जिनका मन शाम को लगता है, जब मतलब सूरज ढल रहा होता है तो उस समय की जो सिचुएशन, उस समय उनका पढ़ाई करने को मन करता है। तो ये हर एक बच्चे का अपना अपना क्लॉक ऑर्डर होता है। ओके, तो अपने अपने क्लॉक ऑर्डर के हिसाब से जहां पर आपका मन पूरा फोकस्ड हो रहा है ना पढ़ाई में, तो उस समय काल को खुद से चुनिए और उसी को रखिए डेली पैटर्न में कि मैंने इसी टाइम पे स्टडी करनी है। और उस टाइम पे की हुई स्टडी आपको काफी गेनफुल होगी, काफी फायदेमंद होगी। ओके, दूसरी बात कर रहे हैं कि जब आप काम तब करो जब यहाँ पर जो बाकी लोग हैं ना खाना खा रहे हो, लॉफिंग मतलब अदर्स आर लॉफिंग। तो ये भी याद इंपॉर्टेंट बात है कि जब जब यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं तो आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आप डिसिप्लिन मैनर पे चल रहे हो, आप एक रूटीन फॉलो करके चल रहे हो। आपकी एक पर्टिकुलर रूटीन है कि आप डेली, अगर जिस वक्त पर आप काम कर रहे हो तो उस समय हो सकता है कि दूसरे लोग उठे ही ना हो, और दूसरे लोग अभी मतलब तैयार ही ना हुए हो। तो इस तरीके से यहाँ पर लेजीनेस को दर्शाया जा रहा है कि लेजीनेस नहीं रखनी है। तीसरी बात करेंगे, प्रिपेयर तब करो जब दूसरे लोग खेल रहे हो। ओके, तो मतलब कि सिचुएशन, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करो, तैयारी मतलब लास्ट जोन की जो तैयारी ना वो करो, जो बाकी लोग जब खेलने के ऊपर जब फोकस कर रहे हो। तो खास तौर पे जैसे एग्जाम्स जब नजदीक आते हैं, तो अभी आने वाले हैं। ओके, सीबीएसई के भी एग्जाम्स आने वाले हैं 4 मई को। तो प्रिपेयर करो, फोकस करो प्रिपरेशन के ऊपर। ओके, तो खेलना कूदना आप थोड़ा कम करना पड़ेगा। लास्ट में है सपना। ओके, तब सपने लो जब बाकी लोग यहाँ पर ना इच्छाएं प्रकट कर रहे हो अपनी, कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे बाइक वगैरह चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे मोबाइल फोन चाहिए। आप तब सपने लो कि मुझे ये टारगेट, पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है। मुझे इकोनॉमिस्ट बनना है। ओके, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। ओके, मुझे पुलिसमैन बनना है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये सपना लो। सपना जितना बड़ा होगा ना, तो उतना ही आपको फायदा होगा। जितना छोटा सपना रखोगे उतना ही पीछे रहोगे। ये इस तरीके से आगे बढ़ो। तो जितना बड़ा सपना होगा तो उसको थोड़ा नीचे तक आप अचीव कर पाओगे। तो इस तरीके से साइकोलॉजी वर्क करती है, इसके ऊपर फोकस करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है फ्रंट पेज द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का। आज सैटरडे है। ओके, तो इस आज भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे फ्रंट पेज में से भी। जैसे यहाँ पर पहले कंज्यूमर गुड्स के बारे में है, कंज्यूमर गुड्स कंपनीज के बारे में, उसके बाद टीका उत्सव है, और यहाँ पर लास्ट में है यूपी टेम्पल के बारे में। ओके, तो यहाँ पर इनको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, जो म्युनिसिपल बॉडीज हैं यूपी में, तो उसके रिगार्डिंग हम इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। और एक न्यूज यहाँ पर है जहाँ पर भी बात हुई आई है कि ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस फिलिप, तो उनकी अभी डेथ हो चुकी है। तो 99 ईयर्स इनकी आयु थी। 1921 में इनका बर्थ हुआ था, और 2021 में इनकी मृत्यु हो गई। ओके, तो ये जो ब्रिटेन की महारानी है ना, जो क्वीन एलिजाबेथ टू जिनका नाम है, जिनको 1952 में ताज मिला था इंग्लैंड का, तो उन्हीं के ये हस्बैंड है। ओके, तो पूरी सपोर्ट इन्होंने की है पिछले 70 दशकों से, सॉरी 70 सालों से। मतलब कि सपोर्ट इस तरीके से कि मतलब जिस तरीके से कि क्वीन को सपोर्ट चाहिए होती, तो इन्होंने बैकअप सपोर्ट दी। ओके, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये किंग क्यों नहीं बने? जो क्वीन एलिजाबेथ है, तो उन्हीं के पास ताज क्यों गया, इनके पास ताज क्यों नहीं गया? हालांकि जो पिछला इतिहास है मोनार्की का, तो वहां पर ये चीज है कि वहां पर क्वीन भी बनी है, तो और वहां पर किंग भी बने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, जितने भी नाम आप देखोगे ना, वहां पर प्रिंस शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ओके, जैसे इनके बेटे हैं प्रिंस चार्ल्स। ओके, तो बाकी प्रिंस चार्ल्स के आगे उनके बेटे हैं प्रिंस हैरी। ओके, तो इस तरीके से प्रिंस रखा जाता है। तो किंग क्यों नहीं? क्योंकि अभी इनके पास थ्रोन था ही नहीं। थ्रोन क्यों नहीं था? क्योंकि ये जो मोनार्की जो वंशज है ना, तो ये उनके वंशज के अंतर्गत नहीं थे। ओके, तो ये मतलब बाहर की मोनार्की थी, ग्रीक की मोनार्की थी, तो वहां से
ये आए थे और इनकी शादी हुई थी क्वीन एलिजाबेथ टू के साथ। और क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी ना, तो वो रियल वंशज थी जो यहाँ पर ब्रिटेन में मोनार्की चली आ रही थी। ओके, तो क्वीन एलिजाबेथ टू के फादर थे किंग जॉर्ज सिक्स। ओके, और उनकी मृत्यु हो जाती है 1952 में, जिसके बाद क्वीन एलिजाबेथ टू के पास थ्रोन जाता है, ताज जाता है। ओके, तो ये एक पूरा का पूरा इनके बारे में भी सिनेरियो था, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो चलिए, ये है एडिटोरियल का पेज। ओके, तो यहाँ पर पहले नंबर पर जो एडिटोरियल है, तो यहाँ पर देखो मॉस्को और न्यू दिल्ली। मॉस्को किसकी कैपिटल है? रशिया की। न्यू दिल्ली इंडिया की। तो अब दोनों के बीच में देखो बहुत गहरा संबंध रहा है, रशिया और इंडिया की अगर हम टाइप की बात करें ना, रिलेशन की बात करें, बहुत जबरदस्त रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा ना सिनेरियो बदलता जा रहा है। ओके, तो वो भी मतलब जिस तरीके से पहले था, अभी उस तरीके से रिलेशनशिप में थोड़ा बहुत अभी चेंज देखने को मिल रहा है। तो अभी उसी के बारे में आर्टिकल है। इसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, दूसरा एडिटोरियल, तो यहाँ पर एथेनॉल की बात की जा रही है। तो एथेनॉल जो है ना, जो गन्ना होता है, तो गन्ने से भी जो शुगर इंडस्ट्री होती है, तो उससे भी एथेनॉल हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, तो उसको एज ए फ्यूल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद में जो आगे यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्रेक इंडिया अप टू यूनिफाई इट। तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है जैसे कंपटीशन में ना एक तरीके से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। जैसे हर एक राज्य जो है ना, कोशिश कर रहा है कि उन्हीं के जो नेटिव लोग हैं उन्हीं को प्रेफरेंस दी जाए प्राइवेट नौकरियों में। होगी तो सरकारी तो अलग बात होगी ना, तो प्राइवेट नौकरियों में भी उन्हीं के राज्यों को, जो उनके जो बाशिंदे हैं, उन्हीं को यहाँ पर सपोर्ट मिले। तो इसके रिगार्डिंग बात की जा रही है, सोल्यूशंस बताए जा रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ना है, क्या ये चीजें सब सही हैं। ओके, तो अभी इसी के रिगार्डिंग हम चर्चा करेंगे अच्छे से डिटेल में, काफी नई बातें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद जो एडिटोरियल नंबर 4 है, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हमने कंप्लाइंट करना है, मतलब उनके हिसाब से आगे बढ़ना है, तभी जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, तो वो टक्कर दे पाएगी ग्लोबल लेवल पर जितने भी मार्केट प्लेयर्स है, जैसे चाइना है, यूएस है, उनके साथ। ओके, तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम उसके तहत जो बनाई गई है, तो काफी अहम रोल अदा करेगी। तो अभी इसी के रिगार्डिंग और बातें की गई हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के हिसाब से आगे बात कर रहे हैं कि कैसे हम आगे बढ़े। तो ये स्कीम तो इसीलिए लाई गई है, पीएलआई स्कीम, की हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, अलग अलग सेक्टर्स में, 13 अलग अलग सेक्टर्स में ये पीएलआई स्कीम लागू होगी। तो इसमें इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन बढ़ानी है हमने, और इतने मतलब सस्ते दाम पे बने कि चाइना को कम्पीट कर ले हम। देखो चाइना का ही जो ना सबसे ज्यादा माल चाइना का ही बिकता है पूरी दुनिया में। आज अगर किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, तो वहां से अगर आप कोई गिफ्ट भी लेकर आते हो ना अपने घर वालों के लिए, तो वहां पर भी लिखा होता है मेड इन चाइना। मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर चाइना की मार्केट घुस चुकी है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो हमें भी अपने प्रोडक्ट को घुसाना है, हमें भी प्रोडक्ट को आगे लेकर जाना है। तो उसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कैसे आगे बढ़े, और इसको हम अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे। और ये वाला जो आर्टिकल है, इसको मैं यहीं पर थोड़ा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ दिनों से हम लगातार कोविड-19 के बारे में भी पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आर्टिकल भी उसी के बारे में। तो यहाँ पर वही कॉन्स्पिरेंसी की बारे में बात की जा रही है कि वुहान लेबोरेटरी से शुरू हुआ वायरस, या फिर वुहान की जो मार्केट थी वहां से शुरू हुआ वायरस। तो अभी उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन मार्क है। ओके, तो वही चर्चाएं इस पे की गई हैं कि कोविड-19 कैसे फैलता जा रहा है, तो यूएस की कैसे जो है स्ट्रैटेजी रही है इसके खिलाफ, चाइना की क्या रही है, किस तरीके से इसको टैकल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं। ओके, तो ओवरऑल जो जिस्ट है ना, तो ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कोविड-19 के बारे में। तो अभी इन 4 आर्टिकल्स के ऊपर हम बखूबी फोकस करेंगे और एक-एक करके अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस लेक्चर को। और अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, वहां पर जाइए, चैनल को ज्वाइन करें, और डेली बेसिस पे आपको वहां पर पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। जो क्वेश्चन आंसर की जो टेस्ट सीरीज जो नहीं आ रही है, वो बहुत जल्दी जो है मैं दोबारा से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो कृपया उसको उसके ऊपर भी फोकस करना, काफी फायदा होगा उससे आपको। और जिन बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं आता है बेल आइकन दबाने के बाद भी, तो उस तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं। द इकोनॉमिक्स वाला टैब ओपन करके वीडियोस वाले सेक्शन में जाएं, तो वहां पर भी आपको जो सबसे पहली जो वीडियो होगी, डेट पड़ी होगी, आपको वहां से पता चल जाएगा। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 1 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मॉस्को, न्यू दिल्ली, इन ए चेंजिंग वर्ल्ड, बोथ हैव कंपल्शंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। तो देखो आपस में जब जैसे भी देशों का सिनेरियो बदलता जाता है ना, तो उस तरीके से रिलेशनशिप के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता जाता है। तो अभी इसी के बारे में अच्छे से चर्चा की गई है
कि किस तरीके से चाइना और रशिया इनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है, और दूसरी ओर इंडिया और यूएस इनकी नजदीकी बढ़ती जा रही है। तो क्या फिर इससे इंडिया और रशिया के बीच में जो पहले से जो रिलेशनशिप थी, क्या उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? तो इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो शुरुआत में यही बात की जा रही है कि जैसे रशिया और इंडिया और नई तरीके से यहाँ पर ना नए कॉन्ट्राडिक्टरी गोल्स को ये स्वीकार कर रहे हैं। देखो, सिनेरियो बदलते रहते हैं, जब समय बदलता है उसी तरीके से रिलेशंस बदलते रहते हैं। तो अभी नए रिलेशंस बन रहे हैं, नई तरीके से आगे ऊपर रहे, तो ये इस तरीके से एक नया फॉरेन पॉलिसी चैलेंज जो है ना वो आ गया है किसके सामने? इंडिया और रशिया दोनों के सामने। ओके, किस तरीके से ये दोनों के दोनों मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी जो है इसको लेकर चले, इसको एक्सपैंड करें। ओके, तो अभी दोबारा नए तरीके से रीन्यू ये कर रहे हैं, अपनी पॉलिसी को दोबारा से रीटाइट कर रहे हैं। ओके, तो अभी बायलैटरल रिलेशन जो है ना वो और यहाँ पर हम कह सकते हैं प्रखर हो सकते हैं, या फिर एक तरह से क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी देखो रीजन क्या है। तो इंडिया यहाँ पर मैच हो गया क्वाड में। तो क्वाड्रिलेटरल ग्रुप इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम क्वाड बोलते हैं, जो कि हाल ही में बना है, जिसकी की पहली मीटिंग हुई है 12 मार्च को। ओके, 12 मार्च फ्राइडे को ये मीटिंग हुई थी, जिसको की कन्वीन किया था यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। तो ये चार मुल्कों का संग्रह है क्वाड। ओके, तो चार मुल्क कौन कौन से हैं? एक है यूएस, दूसरा है जापान, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है इंडिया। ओके, तो इसको यहाँ पर क्वाड ग्रुप भी बोलते हैं। तो इसको बनाया क्यों गया है? इस ग्रुप को बनाया गया है जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना। तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करना है, चाइना का डोमिनेंस नहीं बनने देना है। तो इंडो पैसिफिक रीजन में जिस तरीके से भी मतलब चाइना काम कर रहा है ना, तो उसको उसी की मतलब औकात में रखना है। जैसे साउथ चाइना सी में वो अपनी दादागिरी दिखाता है ना, तो जो जो भी नेशन साउथ चाइना सी के आसपास पड़ते हैं, तो वो चीज वो इंडो पैसिफिक में ना दिखाए। तो इसी के चलते ये चारों इकट्ठे होकर काम करते हैं। और इसी के अलावा यूएस के द्वारा ना एक अलग से कमांड बनाई हुई है अपनी आर्मी की, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक कमांड। ओके, तो वो अलग से इंडो पैसिफिक रीजन में तैनात की हुई है कि चाइना को काउंटर करना है हमने, चाइना का डोमिनेंस नहीं बढ़ने देना है, फ्री ट्रेड आराम से होना चाहिए, शिप्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह जाने चाहिए, तो चाइना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता उधर। ओके, तो एक और तो हमने क्वेड को ज्वाइन कर लिया, दूसरी और रशिया जो है ना वो चाइना के नजदीक आता जा रहा है। तो देखो आज का ये सिनेरियो नहीं है। जब हम 1962 की भी बात करें ना, जब चाइना ने इंडिया पे हमला किया था, तो उस समय भी जो एक AK-57 राइफल्स बनाई हुई थी रशिया ने, तो वो रशिया बेचता था चाइना को, चाइना ने खरीदी थी उस समय भी। ओके, तो आज भी रशिया हथियार बेचता है चाइना को। ओके, तो ये सिचुएशन आज की नहीं है, पुरानी है। ओके, तो अगर वो उस समय हथियार इसके पास नहीं जाते, तो हो सकता है इंडिया अच्छे तरीके से मुकाबला कर पाता। तो इंडिया के पास इतने खास हथियार उस समय नहीं थे, क्योंकि इंडिया के पास इतना पैसा नहीं था कि वो खरीद सके। तो रशिया की इकोनॉमी ही हथियारों के बेस पे चलती है। इन्होंने पैसा ही इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा पैसा इन्होंने अपनी इकोनॉमी में हथियार बनाने के ऊपर ही लगा दिया है, क्योंकि इनका जो देश है वो बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा देश है दुनिया का रशिया। इसकी बाउंड्री बहुत बड़ी, जिसको कि प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार चाहिए ही चाहिए। तो इनको उसी पे इन्वेस्ट करना पड़ा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर भारत के सामने दो मार्केट्स रहती हैं जब भी हथियार खरीदने हो, एक तो रशिया और दूसरा होता है यूएस। और यूएस को भी हम एक साइड पे रखते हैं, रशिया से ही ज्यादा हथियार हम खरीदते हैं, क्योंकि जो जितने आप जहाज देखो ना, मिग 29, मिग 28, तो ये वाले जहाज 40-50 साल पुराने जहाज है। ये पहले रशिया ने चलाए, बाद में इंडिया को दे दिए, तो इंडिया अभी तक चला रहा है। तो आप देखो हर 2 या 3 महीने बाद कोई जहाज क्रैश होने की खबर आती है, तो ये वही वाले जहाज है। बूढ़े हो चुके हैं फिर भी हम जो है ना जबरदस्ती चला रहे हैं इनको। तो ये चीज दर्शाती है कि हमें कितने बड़े पैमाने पर अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एयरप्लेन्स की जरूरत है, अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो। ओके, तो एक और रशिया चाइना के नजदीक हो गया, दूसरी और यहाँ पर क्वाड ग्रुप बन गया। तो यहाँ पर ये चैलेंज जो है ना तभी इतना कठिन नहीं है जितना कि मतलब स्टार्टिंग में नजर आता है कि शायद ये चैलेंज टफ हो जाए, लेकिन इतना कठिन है चैलेंज नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडियन ओशियन है, तो ये बाउंड्री है सारी इधर से। ओके, तो ये अफ्रीका का यहाँ पर जो कॉस्ट है, तो यहाँ पर लेके ये ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ पर जो एरिया है, तो यहाँ तक ये सारा का सारा जो है ये इंडियन ओशियन है। इंडियन ओशियन है, और ये वाला साइड जो है ये पैसिफिक ओशियन आ जाता है। तो ये सारे के सारे रीजन को इधर से लेके ये सारा का सारा रीजन जो है ना, इसको चाइना के डोमिनेंस से बचाना है। तो ये चाइना का एरिया है, तो चाइना का कोस्टल एरिया यहाँ से शुरू होता है, यहाँ तक चलता है, और इधर ही पड़ता है साउथ चाइना सी। तो कि ये फिलीपींस सी आ गया ना, तो ये वाला एरिया साउथ चाइना सी का पड़ता है, जहां पर जितने भी मुल्क हैं, जैसे यहाँ से वियतनाम हो गया। ओके, ये इसके अलावा
ये फिलीपींस हो गया, ये फिलीपींस की सारी बाउंड्री है, हो गई। तो यहाँ पर डिस्प्यूट रहता है हमेशा चाइना और इन देशों के बीच में। तो ये पूरा का पूरा एरिया है। तो ये हांगकांग है, ये मकाओ है। तो ये सारी टेरिटरीज आपको पता होनी चाहिए। ये ताइवान है, किसी जमाने पर ये मेनलैंड चाइना था। ओके, तो अभी ये मेनलैंड चाइना हो गया है। तो ये ताइवान अभी कहा जाता है कि अलग अपने आप से ये अलग कंट्री अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यूएन इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो है इंडो पैसिफिक का। और आगे क्या बात करें, आगे बात करें कि इंडिया ने अपनी पॉलिसी शिफ्ट की है फ्रॉम नॉन अलाइन टू मल्टी अलाइन। ओके, तो देखो, जब यूएसएसआर था ना, यूएसएसआर और दूसरी और यूएस, तो यहाँ पर तब हम कहते थे कि बाईपोलर वर्ल्ड है। बाईपोलर वर्ल्ड कहने का मतलब एक और यूएस महाशक्ति है और दूसरी और यूएसएसआर जो था वो महाशक्ति था। तो यूएसएसआर भी 15 मुल्कों का संगठन था यहाँ पर, तो इकट्ठे काम करते थे। तो एक ही विचारधारा लागू होती थी वहां पर, कम्युनिज्म। कम्युनिस्ट मतलब कहने का मतलब कि सरकार ही सब कुछ देखेगी, गवर्नमेंट ही सब कुछ यहाँ पर ना बेनिफिट पहुंचाएगी अपने लोगों को। ओके, तो अगर देखो एक बिस्किट का पैकेट उसको मैन्युफैक्चर करने में 10 रुपए का कॉस्ट आता है, सरकार कहेगी नहीं, ये 5 रुपए में ही बिकेगा। ओके, तो यहाँ पर सरकार खुद से पैसे दे देगी। तो इस तरीके से स्टेट इकोनॉमी चलती थी, लेकिन ये मॉडल फेल हो गया। ओके, ये चल नहीं पाया। ओके, तो जब से 1918 में ये रशियन रेवोल्यूशन आया था, तब से ये मॉडल शुरू हुआ था, यूएसएसआर तब बना। और आसपास के जितने भी यहाँ पर जो बॉर्डर शेयर कर रहे थे कंट्रीज, तो सबसे मिलकर यहाँ पर यूएसएसआर बन गया। तो ये था यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। ओके, तो शॉर्ट फॉर्म में इसको यूएसएसआर बोलते थे हम। और इंडिया को इसकी अच्छी खासी सपोर्ट रही थी। और बाद में रशिया जो अलग हो गया, रशिया यहाँ पर सिंगल लार्जेस्ट कंट्री हो गया, तब भी इंडिया को अच्छी खासी सपोर्ट रही। तो ये आर्कटिक ओशियन है ऊपर, इस वाली साइड बेरिंग सी आता है। ओके, तो ये देखिए, ये मंगोलिया है, ये चाइना है। और ये जितना भी आपको ये ऑरेंज कलर में आपको नजर आ रहा है ना, तो ये सभी की सभी कंट्रीज यूएसएसआर का हिस्सा थी। ओके, तो इस वीडियो को पॉज करके इन सभी कंट्रीज को एक एक करके काउंट करना कितनी बनती हैं। अगर ऐसे काउंट करोगे ना, तो याद रहेगी चीज कि टोटल कितनी कंट्रीज बनती हैं और कहाँ कहाँ पर उनकी लोकेशन पड़ती है। ओके, तो ये सभी कंट्रीज यहाँ पर जो हाईलाइटेड नेम है ना ब्लैक कलर में, ये यूएसएसआर का पार्ट थी। लेकिन 1989 में और 1990s के बीच में ये इनका विघटन हो गया, क्योंकि स्टेट इकोनॉमी का मॉडल फेल हो गया। और इन सभी कंट्रीज ने जो टूटी यूएसएसआर से, तो उन्होंने एक चीज यहाँ पर ना गांठ बांध ली कि आगे से कभी भी स्टेट इकोनॉमी का मॉडल फॉलो नहीं करेंगे। कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमिक मॉडल है ना, जो कि यूएसए फॉलो करके चलता है, उसी को फॉलो करेंगे, तभी इकोनॉमी आगे बढ़ पाएगी। ओके, सिर्फ और सिर्फ एक सरकार के ऊपर ही सारा कंट्रोल दे दोगे ना, तो बात नहीं बन पाएगी। ओके, तो अपनी पॉपुलेशन तक जो भी यहाँ पर बेनिफिट आप पहुंचाना चाह रहे हो, वो नहीं पहुंच पाएगा। ओके, तो ये इसके चलते यहाँ पर ये सारा का सारा विघटन हो गया। कजाकिस्तान कितना बड़ा मुल्क निकला बीच में से, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ओके, अजरबैजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया। ओके, तो ये भी रशिया की ही टेरिटरी है। तो आज भी इधर ही है, रशिया की टेरिटरी है। ओके, तो ये पूरे के इतने मुल्क यहाँ पर टूटे थे यूएसएसआर से। और जब इसका विघटन हो गया ना, तो फिर दोबारा से यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, यूएसए की ही दादागिरी शुरू हो गई। तो देखो, जब ये कोल्ड वॉर चल रही थी ना यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो उस समय इंडिया ने ना नॉन अलाइन मूवमेंट, मतलब कि हम किसी के साथ नहीं, किसी के पक्ष में हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, तो इसके तहत भारत की ये फॉरेन पॉलिसी थी उस समय। ना हम यूएसएसआर के साथ हैं, ना हम यहाँ पर यूएसए के साथ हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ा था भारत, जब ये दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चलती थी। ओके, तो इसलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि यहाँ पर अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड की और जो है ना हमारी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। तो किसी जमाने पर हम नॉन अलाइंड थे, ना हम यूएसएसआर के साथ थे, ना हम यूएसए के साथ। तो अभी मल्टी अलाइंड, मतलब कि अभी बहुत सारी सुपर पावर्स निकल कर आ रही, जैसे चाइना हो गया, यूएस हो गया, रशिया हो गया। ओके, तो अभी तो लेटेस्ट न्यूज तो ये आ रही है कि अभी रशिया जो है ना, वो पहला दुश्मन नहीं अमेरिका का, अभी पहला दुश्मन चाइना बन गया, रशिया दूसरे नंबर पर हो गया अभी। तो अभी इस तरीके से हमारे ट्रेडिशनल टाइज थे। ओके, तो अभी उसी तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये अभी जो पिछला जो वक्त बीत चुका है ना, तो अभी हमें हमारी जो पॉलिसी है उसके बारे में हमें बताता है। ओके, तो वो हमें आगे की ओर ही धकेल रहा है, हमारी अब जो एवोल्यूशन है उसको यहाँ पर बंद नहीं कर रहा है। तो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सर्गे लैवरोव, तो यहाँ पर 2 दिन की विजिट पे हैं इंडिया में। ओके, तो वो इसी एवोल्यूशन का ही हिस्सा है, मतलब वो आगे बढ़ा रहे हैं हमारी जो रिलेशनशिप है ना।
तो अभी समय समय पर ये टेस्ट होती रही है और काफी लंबी चली है, तो इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और दूसरी ओर यहाँ पर देखो, जो रशिया के फॉरेन मिनिस्टर की विजिट है इंडिया में, साथ ही साथ जो यूएस के फॉरेन यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और यहाँ पर अभी उनको यहाँ पर ना पदवी दी गई है स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय फॉर क्लाइमेट चेंज, तो उनका नाम है जॉन कैरी, तो वो भी भारत की विजिट में ही आए हुए हैं। तो अभी एक ही समय में दौरान जो है ना, दोनों मुल्कों के, एक यूएस और यहाँ पर रशिया, दोनों के यहाँ पर जो एनवॉय है वो भारत में आए हुए हैं। ओके, तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी की यहाँ पर ना उसकी ट्रांजिशन दर्शाता है कि किस तरीके से मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। ओके, हम रशिया के साथ भी चल रहे हैं और हम जो यूएस है उसके साथ भी चल रहे हैं। तो यहाँ पर इंडिया रशिया की जो रिलेशनशिप है, तो एक अच्छी यहाँ पर ना हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में बदलाव लाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो भी जरूरतें हैं एक दूसरे देशों की, तो वो आपस में मिलकर हम यहाँ पर पूरी करेंगे। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मतलब कि हम रशिया के ऊपर डिपेंडेंस है, तो अगर जब भी हम मिलिट्री के हथियारों की बात करें ना, तो हमारी सबसे बड़ी प्रेफरेंस रशिया ही है। ओके, तो इसके अलावा आगे बात कर रहे हैं कि जब हमने इंडिया ने क्वाड को पार्टिसिपेट किया, तो रशिया भी रिजर्व रहा, रशिया उस समय कुछ नहीं बोला। और सेम जब रशिया चाइना के साथ, चाइना के मतलब क्लोज आना शुरू हो गया, तब इंडिया भी कुछ नहीं बोला। तो इन सब चीजों से आपको समझ आ जाए कि किस तरीके की रिलेशनशिप है इंडिया और रशिया के बीच में। ओके, किस तरीके से हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर आगे जो ऑथर बात कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि मॉस्को मस्ट अंडरस्टैंड दैट द चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स डायनामिक्स ऑफ द रीजन विल फाइंड एक्सप्रेशन इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस। मतलब कि मॉस्को को ये समझना होगा, रशिया को ये समझना होगा कि जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल यहाँ पर चेंजेस, बदलाव आता है ना पूरी वर्ल्ड की पॉलिटिक्स में, उसी तरीके का प्रभाव, उसी तरीके का यहाँ पर ना एक नया एक्सप्रेशन जो है देखने को मिलता है। तो भारत के सामने भी बहुत सारी स्ट्रेटेजी चॉइसेस रहती हैं कि भारत किसके पास जाए, कहाँ पर जो है भारत को सबसे ज्यादा फायदा रहेगा। तो हर एक देश ऐसे ही आगे बढ़ता है। सबसे पहली प्रायोरिटी हर एक देश की अपनी होती है कि हमें कहाँ पर फायदा नजर आ रहा है, तो साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि हमारा क्लोज अलाय क्या है, कौन है, तो उसके साथ भी हम चलते रहे। तो इंडिया की भी यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक चॉइसेस निकलती हैं, जहां पर फायदा निकलता है, तो इंडिया उस हिसाब से आगे कदम बढ़ाता है। और रशिया भी ऐसे ही करता है, रशिया को भी अपने हथियार बेचने, तो चाइना एक बड़ा यहाँ पर इम्पोर्टर हो सकता है रशिया के हथियारों का, तो रशिया को वहां पर फायदा है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भारत है वो भी एक फैक्टर हो सकता है कि यहाँ पर जो मॉइसेस मॉस्को की जो चॉइसेस हैं, मतलब किस तरीके से वो कौन से देश के साथ मतलब लिंक रख के आगे बढ़े, तो उसको यहाँ पर नैरो कर दे, थोड़ा कम कर दे। क्योंकि अभी फाइनेंशियल प्रेशर जो है ना फ्रॉम वेस्ट, जो यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज या फिर जो यूएस है, तो उसकी तरफ से रहता है रशिया के ऊपर। ओके, तो फाइनेंशियली रशिया इतना भी स्ट्रांग नहीं है। ओके, तो हालांकि धीरे धीरे वो आगे प्रोग्रेस कर रहा है अपने आप में। तो अभी जो बेसिक फैब्रिक है ना रिलेशनशिप का, तो कि वो उसमें बदलाव नहीं आया है, तो प्रेशर रहता ही रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि रशिया की चॉइसेस कम होगी, ओके, मतलब किस तरफ जाए किस तरफ ना जाए। कभी ऐसा भी होता है कि इंडिया की भी चॉइसेस कम हो जाती हैं, किधर जाए किधर ना जाए। तो इंडिया की यहाँ पर एग्जांपल ले रहे हैं कि यूएस का प्रेशर था इंडिया के ऊपर कि आप जो है ना, जो आपने ये S-400 मिसाइल सिस्टम लेना है रशिया से, तो इसको ड्रॉप कर दो। ओके, तो इसके चलते अमेरिका ने सैंक्शन लगाया हुआ है भारत के ऊपर भी। ओके, पर्टिकुलर एक एक्ट पास किया हुआ है यूएस ने अपनी पार्लियामेंट में। उस एक्ट का नाम बताएं, उसका मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म दे देता हूँ, कार्सा। ओके, CAATSA, कार्सा। इसका भी फुल फॉर्म खुद बताएं कि ये क्या फुल नेम है इस एक्ट का, जिसके तहत यहाँ पर सैंक्शन लगे हुए हैं कि आप रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकते। लेकिन भारत यूएस के प्रेशर के विरुद्ध खड़ा हुआ। ओके, तो भारत कह रहा है कि नहीं, हम यहाँ पर S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ही खरीदेंगे। तो ये सिस्टम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लो। तो ये देखिए, इस तरीके से ये मिसाइल इसमें होती हैं। ओके, तो ये आप सिलेंडर्स आप देख रहे हो ना, तो ये बिल्कुल इसके साथ टच हो जाते हैं। और जब इसको बॉर्डर के आसपास के एरियाज में रखा तैनात करते हैं ना, तो इसको खोल देते हैं, तो ये ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर रडार लगा होता है। तो अगर इसमें ऐसा होता है कि देखो सपोज करो पाकिस्तान से कोई मिसाइल आई, पाकिस्तान ने कोई मिसाइली हमला किया भारत के ऊपर, तो जब ये इसकी मिसाइल वो इसके रडार की कैचअप में आ गई ना, तो उस समय ऑटोमेटिकली यहाँ से मिसाइल्स निकलेंगी और पाकिस्तान की मिसाइल को हवा में ही तबाह कर देंगी। तो बिल्कुल ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के बॉर्डर पे ही हम ये इसको तैनात करेंगे। हालांकि ये डील अभी ये पहुंचा नहीं है कोई भी इक्विपमेंट। तो अभी 39,000 करोड़ की ये डील है भारत और रशिया के बीच में। ओके, तो अभी जब भी डील होती है ना डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में, तो उसको समय लगता है, 5 से 7 साल का समय लग ही जाता है। राफेल विमानों को भी 5 से 7 साल का समय लग गया आते आते। ओके, तो इस तरीके से ये भी लाया जाएगा भारत में, और इसको पाकिस्तान और चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर है, वहां पर इसको तैनात किया जाएगा। तो अभी इसको
हम रशिया से ही खरीदेंगे, क्योंकि यूएस भी इसको बनाता है। ओके, तो यूएस भी इसको बनाता है, तो साउथ कोरिया में यूएस ने इस सिस्टम को तैनात किया हुआ है चाइना के ही खिलाफ। तो यूएस चाहता है कि ये सिस्टम आप हमसे खरीदो, क्योंकि 39,000 करोड़ रुपया खर्चा करना, तो यूएस यही चाहता है कि इतनी बड़ी अमाउंट आप हमें दो, हमारा फायदा करवाओ, रशिया का फायदा क्यों करवा रहे हो। तो ये चीज है यहाँ पर। और आगे आखिर में बात करें कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स होती है ना, तो यहाँ पर एक तरीके के वो पार्टनरशिप्स होती हैं। ओके, तो यहाँ पर कोई गेम्स की तरह नहीं है कि मतलब अभी हुई तो कल को खत्म होगी, तो एक बड़ी पार्टनरशिप्स होती हैं। ओके, हालांकि कुछ चीजें एक दूसरे के विरुद्ध हो सकती हैं, जैसे देखो रशिया चाइना के साथ जा रहा है, तो इंडिया का तो एक तरीके से राइवल ही ना चाइना, तो हमेशा चाइना इंडिया के खिलाफ ही एक्शन करता है, जो भी काम करता है। ओके, तो उसी तरीके से अभी रिसेंटली विजिट किया रशिया, यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान में भी। ओके, तो वहां पर भी जो है ना, हो सकता है कि मिलिट्री डील वो कर ले। ओके, जो रशिया है पाकिस्तान के साथ। ओके, तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यहाँ पर इतना मतलब हमारा पुराना रिलेशन है रशिया के साथ, तो वो यहाँ पर कमजोर पड़ गया। ओके, अगर हम किसी भी देश के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स बढ़ाते हैं, अगर भारत भी रशिया के साथ, सॉरी, यूएस के साथ बढ़ा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि रशिया और भारत की जो इतनी पुरानी दोस्ती है वो कमजोर पड़ गई। तो टाइम टेस्टेड यहाँ पर बात की गई, जब जरूरत पड़ी तो तब रशिया ने सपोर्ट प्रोवाइड की है भारत को। तो भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, तो वो भी रशिया ने ही लॉन्च किया था। ओके, तो इस तरीके से जब इंडो बांग्लादेश जब वॉर थी, जब इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 में हुई थी, जब बांग्लादेश बना, तो उस समय भी चाइना विरुद्ध था इंडिया के, वहां वो भी अपनी नेवी जो अपनी सबमरीन से वो भेज रहा था, यूएस भी अपनी सबमरीन बे ऑफ बंगाल में भेज रहा था, लेकिन रशिया की यूएसएसआर की वजह से ही रुका सब कुछ। और यूएसएसआर की सपोर्ट थी तभी बांग्लादेश बन पाया, और भारत की मतलब विजय हुई इस जंग में। 90,000 के आसपास की जो पाकिस्तानी सैनिक थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया भारतीय आर्मी के सामने। ओके, तो ये सब चीज है, मतलब टाइमली टेस्टेड है हमारी रिलेशनशिप। तो इसी के चलते यहाँ पर दोनों कंट्रीज को अभी और गहराई यहाँ पर बढ़ानी है पार्टनरशिप्स में। और जो भी एग्जिस्टिंग एरिया जैसे न्यूक्लियर हो गया, स्पेस हो गया, टेक्नोलॉजी, डिफेंस हो गया, इसमें हमें आगे बढ़ना है। ओके, और नए एरियाज भी तराशने हैं, जहां पर जो है चैलेंजेस जो है, जैसे क्लाइमेट चेंज, तो इस मुद्दे के ऊपर भी मिलकर काम करना है इंडिया और रशिया ने। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं एथेनॉल इन फ्यूल ए ट्रांजिट हाई। तो देखो, अभी भारत सरकार का पूरा फोकस है कि किस तरीके से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ना, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनके ऊपर हम यहाँ पर अपना जो डिपेंडेंसी है ना, उसको कम करें। अगर इनके ऊपर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाती है, तो बहुत बड़े पैमाने पर टैक्स पेयर का पैसा बच सकता है। ओके, तो जो पैसा हम यहाँ पर क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने पे लगाते हैं, बाद में रिफाइनरीज में रिफाइन होता है, बहुत खर्चा होता है इसके ऊपर, फिर जाकर जो है सरकार टैक्स भी काफी बड़ा लगा देती है पेट्रोल और डीजल में, तब जाकर कंज्यूमर के पास जो प्राइस पहुंचता है पर लीटर पेट्रोल, पर लीटर जो यहाँ पर डीजल मिलता है, तो वो काफी महंगा हो जाता है। एक तो आपको, अगर हम इसके अल्टरनेटिव ढूंढेंगे, इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढेंगे, तो काफी फायदा होगा, कंज्यूमर्स की जेब भी हल्की नहीं होगी, और साथ ही साथ सरकार को भी फायदा होगा, और साथ ही साथ जो हमारे जो एनवायरनमेंट है ना, तो उसको भी फायदा होगा। तो अभी बहुत बड़े पैमाने पर हम ये कह सकते हैं कि जो एमिशंस होते हैं ना ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के, तो उसका जो है इम्पैक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ हमारी हेल्थ के ऊपर भी, सेहत के ऊपर भी। तो अभी बात कर रहे हैं एथेनॉल की। ओके, तो कमेंट बॉक्स में एथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला होता है ना, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो एथेनॉल की बात कर रहे हैं कि अभी ना इसकी ब्लेंडिंग की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर 20% तक जो है ना ऑटोमोटिव फ्यूल में उसमें ब्लेंडिंग करेंगे एथेनॉल की। ओके, तो ये अभी 2025 तक हमने टारगेट रख लिया है, पहले 2030 तक था। अभी शिफ्ट करके इसको 2025 तक हम ले आए कि 2025 तक 20% तक जो है ना हम यहाँ पर ब्लेंडिंग करेंगे, जो है इथेनॉल की ऑटोमेटिक फ्यूल में। ओके, पेट्रोल में कर सकते हैं, डीजल में कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम ओवरऑल एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक फ्यूल। तो अभी बात करें कि इस साल का जो टारगेट था वो 8.5% का था। ओके, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली 20% तक हम यहाँ पर अप्रोच रख रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस साल का टारगेट 8.5% का था। ओके, तो अभी इसके इसके लिए क्या सोल्यूशन हम आगे निकालें, किस तरीके से आगे बढ़े। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो यूज करते हैं हम बायोमास का, बायोमास मतलब देखो, जो भी आपको कुदरत में जो भी चीजें आप नजर आपको आ रही है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, और इसके अलावा जो जड़ी बूटियां हो गई, ओके, तो घास फूस हो गई, तो ये सब चीजें। ओके, इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल वेस्ट रेजिड्यू निकल कर आता है, मतलब एग्रीकल्चरल जो वेस्ट निकल कर आता है जब फसल की कटाई हो जाती है। ओके, तो उस समय काफी बड़े पैमाने पर जो नीचे वाले जो स्टबल्स रह जाते हैं, ठीक है, उनको लोग क्या करते हैं, उनको आग लगा देते हैं।
ओके, उनको आग नहीं लगानी है, उनको वैसे ही निकालो। ओके, उनको वैसे ही निकाल कर उनको एक उसका स्टॉक बना सकते हो, तो उससे बाद में हम यहाँ पर अ, उसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं एथेनॉल में। तो यहाँ पर इसी तरीके से एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट बचा, जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, ओके, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट जो यहाँ पर जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, जो ह्यूमन सॉलिड वेस्ट होता है, ठीक है, उसको भी एज ए फीड स्टॉक हम रख सकते हैं, तो एथेनॉल बना सकते हैं उसका। ओके, तो अगर उसका एथेनॉल बनाकर चलेंगे, जितने बड़े पैमाने पर इन सब चीजों का स्टॉक बढ़ता जाएगा, जितने बड़े पैमाने पर एथेनॉल की प्रोडक्शन बढ़ती जाएगी, उतने बड़े पैमाने पर हमारा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो कम होता जाएगा, इंपोर्ट कम होता जाएगा क्रूड ऑयल का। इसी के चलते जो एमिशन होता है, ओके, जो यहाँ पर गाड़ियों का एमिशन होता है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा, अगर हम एथेनॉल बेस्ड यहाँ पर कोई फ्यूल यूज करते हैं तो। ओके, अगर डायरेक्टली पेट्रोल यूज करते हैं तो ज्यादा एमिशन होगा, अगर एथेनॉल बीच में होगा, क्योंकि ये कहाँ से बना है? ये बना है यहाँ पर जो ऑर्गेनिक जो चीजें हैं, ओके, तो वहां से बना है। ओके, तो वहां से बना है तो वो कम एमिशन फैलाएगा, और इससे भी फायदा होगा। साथ ही साथ जो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी है, ओके, तो वो भी बढ़ेगी। एनर्जी सिक्योरिटी कहने का मतलब कि जितनी हमें हमें एनर्जी चाहिए, जितनी पावर चाहिए, उतनी हम पैदा कर रहे हैं। ओके, जितनी बड़े पैमाने पर हमें अलग अलग सोर्सेज चलाने के लिए, जैसे हमारे ऑटोमोबाइल व्हीकल चलाने हैं या कुछ भी चलाना है ना, हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा किसी दूसरे मुल्क के ऊपर। जैसे अभी सऊदी अरेबिया की बात कर ली, तो उसको भारत सरकार ने कहा था, हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने कहा था कि 90 रुपए तक चला गया है हमारे यहाँ पर प्राइस पेट्रोल का। तो आप ऐसा करो कि सऊदी अरेबिया में आप अपनी प्रोडक्शन बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं प्रोडक्शन को, लेकिन जानबूझकर सऊदी अरेबिया अपनी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रहा है, उसको कट रखा, प्रोडक्शन कम निकाल रहा है, क्योंकि जितनी कम प्रोडक्शन वो निकालेगा ना, डिमांड बढ़ चुकी है पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की मार्केट्स में, तो इंडिया में भी काफी बड़ी मार्केट है इंडिया पेट्रोल डीजल की। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो फिर चीज महंगी हो जाएगी, तो यही चीज कर रहा है सऊदी अरेबिया। तो रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरेबिया को कि आप जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा ले, तो उसने उल्टा जवाब दिया भारत को। उसने उल्टा जवाब ये दिया कि आप अपनी जो आपके रिजर्व है भारत में, तो उसको चला लो, उनको शुरू कर लो। ओके, तो यहाँ पर 26 रिजर्व्स है, तो जिनमें से 8 ऑपरेशनल है भारत में। ओके, तो उनको उनसे आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा लो, तो वहां से अपनी तेल की पूर्ति कर लो। तो अभी भारत सरकार ने अभी रिसेंटली डिसीजन लिया है कि हम अभी अपना जो इम्पोर्ट है ना सऊदी अरेबिया से, उसको कम करने जा रहे हैं। तो अभी 36% कम इम्पोर्ट करेंगे हम सऊदी अरेबिया से, और उसी का अल्टरनेटिव हम ढूंढ रहे हैं। तो ऐसे चक्रों में हम पढ़ने में ही बच जाएंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अल्टरनेटिव वगैरह ढूंढने के लिए, अगर हम इस तरीके से नए इनोवेटिव तरीके निकालते हैं। ओके, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि ये तो एक बात होगी ना कि यहाँ पर इथेनॉल को यूज करके पेट्रोल डीजल में मिक्स करके हम आगे काम करें। दूसरी बात करें कि एक ऑनगोइंग चेंज यहाँ पर और भी चल रहा है, यहाँ पर एक टेक्नो इकोनॉमिक, यहाँ पर एक पैराडिग शिफ्ट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी में। ओके, तो अभी वो इंटरनल कंबस्शन इंजन से कहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं? अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर यहाँ पर जो है ना, अभी शिफ्टिंग हो रही है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन, ये वाला जो एथेनॉल बेस्ड जो फ्यूल होगा ना, ये बनेगा अभी जब 20% सपोज करो हमने एथेनॉल मिक्स कर भी लिया पेट्रोल में, वो तब भी वो फ्यूल कहाँ पर डलेगा? जो इंटरनल कंबस्शन इंजन है, जो आईसी इंजन जिनको हम बोलते हैं। ओके, जहां पर कंबस्शन होती है पेट्रोल की, ओके, जहां पर कंबस्शन होती है डीजल की, फिर जाकर पावर निकलती है, और फिर जाकर इंजन जो है चलता है, गाड़ी चलनी शुरू होती है। अभी इंटरनल कंबस्शन इंजन का जमाना अभी खत्म होने जा रहा है, मतलब इस तरीके का सिनेरियो बन रहा है। तो इंटरनल कंबस्शन इंजन को कौन रिप्लेस करेगा? बैटरीज, बैटरीज और मोटर्स। तो ये जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनेंगे ना, तो यहाँ पर बैटरीज जितनी कैपेबिलिटी, बैटरीज जितनी बढ़िया बैटरीज चलेगी ना, उतनी बढ़िया तरीके से वो इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेगा। और दूसरा उसकी मोटर, और जितनी बढ़िया उसकी मोटर की क्वालिटी होगी, उतनी बढ़िया वो गाड़ी चलेगी। ओके, तो अभी इसमें शिफ्टिंग हो रही है। ओके, तो एक और तो ये भी पैमाना चलता जा रहा है, हो सकता है कि हमें इनकी जरूरत ही ना पड़े, हम यहाँ पर जो एथेनॉल वगैरह की हम मिक्सिंग कर रहे हैं, ब्लेंडिंग कर रहे हैं। ओके, तो चलो आगे बात करें कि अगर 20% ब्लेंडिंग ऑफ एथेनॉल पेट्रोल के साथ करते हैं, तो उससे हमें यहाँ पर फायदा मिलेगा ही मिलेगा, इकोनॉमिकली भी, इकोलॉजिकली भी, यहाँ पर एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा। ओके, साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अभी तक अगर हम बात करें, ये भी नहीं कह सकते कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो हो सकता है, अगर हम यहाँ पर एनर्जी सप्लाई को शोर अप करना चाह रहे हैं, बढ़ाना चाह रहे हैं। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि अभी ये चीज यहाँ पर नोटेबल है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ना, लगातार इसमें अभी स्पीड अप होता जा रहा है। मतलब ब्लेंडिंग का जो हम टारगेट रखते आ रहे हैं अभी की एक साल में, अगर अभी रखा गया, इस साल का टारगेट 8.5% है, तो इसी तरीके से पहले भी हमारे टारगेट्स रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर 2019 की बात करें कि ब्लेंडिंग रेट उस समय 5.8% था। ओके, तो यहाँ पर हमने वृद्धि की है, हम आगे बढ़े हैं। और यहाँ पर
2014 में 1% से भी कम था ये। ओके, तो टारगेट कितना था उस समय? टारगेट 5% का था। तो ये किसी जमाने पर 1% से भी ब्लेंडिंग रेट कम था। तो अभी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे, तो 2019 से 5.8% तक हमें ब्लेंडिंग की है पेट्रोल के साथ इथेनॉल की। ओके, तो इसी के चलते अभी अभी जो हमारा एम है ना, उद्देश्य ये है कि 10% ब्लेंडिंग हम 2022 तक हम कर पाए। ओके, हर साल जो है कम से कम 10% ब्लेंडिंग पेट्रोल के साथ इथेनॉल की हो। इसके चलते एथेनॉल के अलग से प्लांट्स भी लगाए जा रहे हैं, अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, जो कि यहाँ पर एथेनॉल बनाएंगे और हम उसको पेट्रोल के साथ मिक्सिंग करके आगे उसको प्रमोट करेंगे। और अभी ये जो एथेनॉल भी बनाना है, तो यहाँ पर बात करें कि हम यहाँ पर जो ब्रोकन ग्रेन, मतलब कि जो खराब हो चुकी है फसल, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, जो खराब हो चुकी है, ठीक है, तो उसको यूज कर सकते हैं। जो राइस स्ट्रॉ होते हैं, मतलब जो यहाँ पर जब चावल की जब खेती होती है ना, तो उसके जो स्ट्रॉ बचते हैं, उसका जो कवर निकलता है, तो उसको भी यूज कर सकते हैं हम। ओके, इस तरीके से ये बायोमास को एज ए इथेनॉल फीड स्टॉक हम यूज कर सकते हैं, एज ए स्टॉक यूज कर सकते हैं, तो उसका काफी फायदा होगा। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर और भी बात करें कि एथेनॉल प्रोडक्शन आज के दिन में हम यहाँ पर ना, शुगर इंडस्ट्री जो है, तो वहां पर भी जो बायो प्रोडक्ट निकलता है शुगर इंडस्ट्री में से, तो उसको भी यूज कर सकते हैं एथेनॉल बनाने में। ओके, जहां पर बड़े बड़े शुगर मिल्स वगैरह लगी हुई है, तो जहां पर गन्ना जाता है, तो गन्ने से भी यहाँ पर ना जो है अच्छे तरीके से इथेनॉल निकल सकता है, जब उसका यहाँ पर उसको आगे प्रोसेस करते हैं शुगर बनाने के लिए। तो शुगर केन की अगर बात करें, तो ये बहुत बड़े पैमाने पर ये यूज किया जाता है, और वाटर इंटेंसिव ये क्रॉप है, मतलब पानी बहुत बड़े पैमाने पर इसको भी चाहिए होता है। ओके, तो अगर हम बात करें कि अगर हम केन आउटपुट की बात करें ना, कि शुगर केन की आउटपुट बढ़े, ओके, तो उसको यहाँ पर अवॉइडेबल, मतलब अलग ही रखें तो अच्छा है, क्योंकि वाटर की, पानी की कमी आनी शुरू हो गई है भारत में। ओके, मतलब जहां जहां पर भी इसको लगाओगे ना, तो वहां पर लगाना अच्छा है जहां पर इसकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन सही है, मतलब कि कुदरत से ही पानी बहुत ज्यादा आ रहा है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पर तो आप लगाओ जहां पर रेनफॉल अच्छा खासा है। जहां पर रेनफॉल है ही नहीं, बहुत कम है, जहाँ एवरेज है, तो वहां पर ये फसल लगाने वाली नहीं है शुगर की। अगर हम बात करें, तो उसको यहाँ पर ये भी ऑथर बात करें कि यहाँ पर क्लियरली अवॉइडेबल है इसकी आउटपुट। इसके चलते बात करें कि हमें यहाँ पर जरूरत है एक इनोवेटिव और न्यू एंजाइम्स की, मतलब और एंजाइम जैसे एथेनॉल। तो एथेनॉल में तो क्या है, वहां पर भी एंजाइम्स ही काम कर रहे हैं, छोटे छोटे यहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं वही काम कर रहे हैं, जिसके चलते यहाँ पर केमिकल चेंज आ जाता है, तो उसी केमिकल चेंज का हम फायदा उठाते हैं जब पेट्रोल में उसको मिक्स करते हैं। तो इसी तरीके से और नए एंजाइम्स हमें यहाँ पर ढूंढने होंगे, जिस तरीके से हम यहाँ पर एक नई गैस बना सके। ओके, और कहाँ से? बायोमास को ही यूज करके। ओके, तो यहाँ पर उसको बाद में हम एथेनॉल के तौर पर यूज कर सकते हैं। ओके, हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और यहाँ पर नए सस्टेनेबल ग्रीन और नॉन पोल्यूटिंग एनर्जी जो सोर्स है ना फ्यूचर के लिए, वो बना सकते हैं, अगर नए एंजाइम्स हम ढूंढ पाते हैं, तो उसके ऊपर रिसर्च हो पाती है। तो आखिर में बात करें कि जो बायो एथेनॉल है, वो एक अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हो सकती है हमारे लिए। और 20% जो एथेनॉल ब्लेंडिंग 2025 तक का टारगेट है, तो यहाँ पर 1000 करोड़ लीटर्स जो है ना, तो उसके लिए इतना यहाँ पर हमें चाहिए होगा। ओके, 1000 करोड़ लीटर्स वुड बी नीडेड, which at current prices would be of worth 60,000 to 65,000 करोड़। तो इतना इसका दाम निकल कर आएगा। अगर हम बायो इथेनॉल की बात करें, तो इतने अगर 1000 करोड़ लीटर चाहिए, तो 60 से 65 हजार करोड़ के इसका दाम बनेगा करंट प्राइसेस के हिसाब से। तो ये इसके पास पोटेंशियल है। यहाँ पर जो क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग होती है, जो यहाँ पर स्टबल बर्निंग जिसको हम बोलते हैं, तो उससे भी यहाँ पर जो है ना, इसके यहाँ पर छुटकारा मिल सकता है। तो ये किसान ना करें, उसी को एज ए फीड स्टॉक रखें उस बायोमास को, और इथेनॉल बनाने में मदद करें। ओके, तो इसके साथ ही जो एयर पोल्यूशन है वो भी सही हो सकता है, मतलब एयर पोल्यूशन कम हो सकता है अगर ऐसी एक्टिविटीज कम होगी, एमिशन कम होगा, तो डेफिनेटली एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो सही होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कंप्लाइंट विद वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स। तो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से जब तक हम यहाँ पर मैच नहीं करेंगे ना, तब तक अगर हम ये चाहें कि हमारे प्रोडक्ट्स बिकेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में, तो वो टफ हो जाएगा, कंपटीशन नहीं दे पाएंगे। तो इसी के चलते बात कर रहे हैं शुरुआत में, जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, बहुत लंबा समय ना उसने यहाँ पर सफर किया है। मतलब कि वो अपने जो जिस तरीके से स्केल अप करना चाहिए था, वो इतने काबिल ही नहीं बन पाई कि अपने आप को अपना पैमाना बढ़ा सके। ओके, तो और यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर फैल सके कि दुनिया में हमारी जो प्रोडक्ट्स है उनका एक्सपोर्ट अच्छा खासा तरीके से हो सके। ओके, तो ये हमारी इनेबिलिटी रही है। काफी लंबे समय तक यहाँ पर हमने ऐसा सफर किया है, और इसका रीजन यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत बहुत स्लो रहा है जब भी हमने नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की यहाँ पर बात हम करें। ओके, तो इसी के चलते जब नए टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में हमने डिले कर दिया,
इसी के चलते हम यहाँ पर compete ही नहीं कर पाए पूरे वर्ल्ड की मार्केट में। जो चीजें बाकी के जो फॉरेन नेशंस टेक्नोलॉजी को सही समय पर अडॉप्ट कर लेते थे और अच्छी चीजें और बड़ी प्रोडक्शन बनाकर दे देते थे, तो उस समय भारत पीछे रह जाता था। ओके, तो इसी चक्कर में यहाँ पर जो एडवांटेज थी ना, तो वो हम एडवांटेज नहीं उठा पाए टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजीज को समय रहते यूज करके। और अभी भी बात कर रहे हैं कि जितना भी हमारा 70% तक जो भी एक्सपोर्ट होता है ना, तो वो ट्रेडिशनल सेगमेंट्स में होता है। ओके, तो वो उन्हीं ट्रेडिशनल सेगमेंट्स की अगर हम बात करें ना, तो इसकी वर्ल्ड मार्केट भी बहुत कम हो चुकी है। तो यहाँ पर 30% तक यहाँ पर ये मार्केट सिकुड़ चुकी है, श्रंक हो चुकी है, जहां पर हमारा 70% जिन एरियाज में हमारा एक्सपोर्ट है, ओके, जिन सेगमेंट्स में हमारा एक्सपोर्ट है। तो ये कुछ सेगमेंट्स है जहां पर भारत एक्सपोर्ट करता है, जिन एरियाज में, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, इसके अलावा मोती वगैरह, प्रीशियस या सेमी प्रीशियस जो स्टोन हो गए, छोटे छोटे पत्थर जिसको आप नगीने भी जिनको बोलते हैं, ओके, तो उनका एक्सपोर्ट करता है। ड्रग्स का एक्सपोर्ट होता है, ओके, जो वैक्सीन वगैरह इनका एक्सपोर्ट होता है, या फिर सोना हो गया, या फिर इसके चलते और भी जो मेटल की ज्वेलरी है वो एक्सपोर्ट होती है। आयरन स्टील हो गया, ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए, कॉटन एंड एसेसरीज एंड मोटर व्हीकल्स, कार्स, तो ये सब चीजें हैं जो कि भारत का ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट है। मतलब कि पहले भी चलता रहा है, तो आज भी जो एक्सपोर्ट चलता है भारत का। और अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी यहाँ पर 30% ये भी मार्केट है ना वर्ल्ड की, इन सेगमेंट्स में श्रंक हो रही है, सिकुड़ रही है। ओके, तो वहां पर 70% एक्सपोर्ट है हमारा। तो अभी क्या कर रहे हैं, अभी हमें फोकस करना चाहिए सनराइज सेगमेंट्स के ऊपर। सनराइज सेगमेंट्स की कैटेगरी हम उनको देते हैं जिनका आने वाला, मतलब जो कि आने वाले जमाने में जो प्रचलित होने वाले हैं। ओके, मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो सेगमेंट्स की आने वाला जमाना जिनका है, मतलब कि उन्हीं का यहाँ पर जो है बोलबाला रहेगा। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज होगी, ओके, तो फूड प्रोसेसिंग मतलब ये चलता रहेगा। ओके, तो ये सनराइज सेगमेंट है, ये आगे बढ़ेगा। ओके, तो इसमें यहाँ पर डाउनफॉल आने वाली, आप यही देखेंगे कि डाउनफॉल आएगा इस कैटेगरी में। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर ईवी बैटरीज की बात करें, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज है, तो वो भी सनराइज सेक्टर है, मतलब कि आने वाला जमाना उनका है। ओके, आने वाले जमाने में बहुत बड़े पैमाने पर बैटरीज की, अच्छी क्वालिटी बैटरीज की जरूरत पड़ेगी गाड़ियां चलाने के लिए। तो अगर उसमें मैन्युफैक्चरिंग हम बढ़ाते हैं ना, तो फायदा रहेगा। सोलर पीवी सेल्स की बात कर ले, ठीक है, आने वाला जमाना उन्हीं का है। ओके, बड़े पैमाने पर सोलर पैनल्स लोग लगवाएंगे, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जो है यूज करेंगे। ओके, तो इसी तरीके से अलग अलग सेक्टर्स हो गए, तो हमें उनकी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना होगा, क्योंकि उनका जो मार्केट शेयर है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ओके, और जिस चीज का मार्केट शेयर लगातार बढ़े ना, तो हमें उन्हीं उन्हीं के ऊपर जो है फोकस करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। और उसी का एक्सपोर्ट अगर करेंगे तो भारत की अच्छी खासी मार्केट डेवलप हो जाएगी, और अच्छे स्टैंडर्ड, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहाँ पर compete कर पाएंगे दूसरी मुल्कों को। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको हमें यहाँ पर इंटेग्रल पार्ट बनाना है ग्लोबल सप्लाई चेन्स का। ग्लोबल सप्लाई चेन मतलब जैसे मैंने बात की शुरुआत में कि चाइना का प्रोडक्ट आपको हर एक देश में से मिल जाएगा। अगर आप कहीं देश से गिफ्ट भी लेकर आ रहे हैं, तो वहां पर मेड इन चाइना लिखा होगा। ओके, तो ग्लोबल सप्लाई चेन, भारत का भी प्रोडक्ट ऐसे ही, जैसे चाइना का प्रोडक्ट हर जगह पर बिकता है ना, तो वैसे भारत का भी प्रोडक्ट हर जगह बिके। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कैपेबल बनाना होगा। तो यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा जो टेक्नोलॉजी सेक्टर्स है ना, कटिंग एज टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, उसके ऊपर। जितनी नई टेक्नोलॉजी होगी, उतनी बड़े पैमाने पर अच्छी प्रोडक्शन हो पाएगी। जितने बड़े पैमाने पर क्वालिटी प्रोडक्शन करेंगे, उतने बड़े पैमाने पर हमारी वर्ल्ड में मार्केट बनती जाएगी हमारे प्रोडक्ट्स की। और इसी के चलते यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इफ इंडिया हैज टू ग्रो एट हाई रेट्स फॉर द नेक्स्ट 3 decades, तो कहने का मतलब अगर भारत चाह रहा है कि आने वाले 3 दशकों में वो बड़े पैमाने पर, ओके, बड़े रेट के हिसाब से ग्रो करना चाहता है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना चाह रहा है, तो अभी उसको जरूरत है कि वो फोकस करे जो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस है ना, उसको बनाने के लिए। ओके, तो स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस, सपोज करो एक ही कमोडिटी बनानी, जैसे एक फ्रिज ही बनानी है, तो काफी सारे उसकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो, बहुत सारी कंपनीज वहां पर बने, स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग बेस बने, ओके, रेफ्रिजरेटर बनाने का। तो उसमें सिर्फ इंडियन कंपनीज ही ना हो, यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी आए, वो भी भारत में आए, भारत में प्लांट्स लगाए, और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दे फ्रिजेस की, ओके, रेफ्रिजरेटर्स की। तो अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसका मतलब यही है। तो अभी हमने कल भी डिस्कस किया था कि चाइना की कुछ कंपनीज है और यूएस की कुछ कंपनीज है जो इन्वेस्ट करने जा रही है पीएलआई स्कीम के तहत भारत में। ओके, तो फायदा हो रहा है, जो भारत ने जिस तरीके से भारत सरकार चल रही है, तो उस तरीके से आ रही है धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना होगा हमें। ओके, तो जो ग्लोबल जो चैंपियंस हैं, उनको भी साथ में लेना होगा। ओके, तो ग्लोबल चैंपियंस जैसे मैं अभी बात करूं, देखो अभी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत
अगर मैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की बात करूँ ना, जो मोबाइल इक्विपमेंट बनाते हैं, जब मोबाइल वगैरह बनाते हैं, तो सैमसंग वो इंडिया का प्लेयर नहीं है, वो साउथ कोरिया की कंपनी है। लेकिन उसने भी यहाँ पर प्लांट लगाया भारत में, और सबसे पहली कंपनी वही बनी जो पीएलआई स्कीम के थ्रू उसने क्वालिफाई किया, और उसको यहाँ पर इंसेंटिव मिलने जा रहा है। तो वहां पर उस कैटेगरी में कोई भी इंडियन कंपनी क्वालिफाई कर ही नहीं पाई। ओके, तो ग्लोबल चैंपियन है सैमसंग। ओके, तो वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसने जितनी यहाँ पर भारत सरकार ने प्रोडक्शन लिमिट रखी थी कि कम से कम इतनी प्रोडक्शन होगी तभी जाकर आप क्वालिफाई करोगे इस इंसेंटिव स्कीम के लिए, तो वो क्वालिफाई कर गई। ओके, कोई भारतीय कंपनी कर ही नहीं पाई। तो ये ग्लोबल चैंपियन का अपना तजुर्बा होता है, तो वो भी हमारे काम ही आएगा। ओके, तो उनको भी साथ में लेकर चलना है, और यहाँ पर पूरी दुनिया के लिए हमने यहाँ पर प्रोडक्शन करनी है, जिस भी चीज की करें, जरूरी नहीं मोबाइल फोन की, हर एक सेक्टर में। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर जितनी भी देश जिन्होंने यहाँ पर अभी लो टू हाई पर कैपिटा इनकम में वो अगर वो कन्वर्ट हुए ना, किसी जमाने पर लो इनकम कंट्री थी, अभी वो हाई इनकम कंट्री बन चुकी। तो मैं एग्जांपल लूं सिंगापुर की। ओके, तो सिंगापुर भी किसी जमाने पर लो इनकम कंट्री थी, लेकिन अब वो अभी वो हाई इनकम कंट्री बन चुकी है। तो यहाँ पर उनका मेन फोकस किसके ऊपर था, बैकबोन क्या था, मैन्युफैक्चरिंग। और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पर साथ ही साथ एक्सपोर्ट बढ़ाते गए, सस्ते दामों पर चीज बनाई और क्वालिटी चीज बनाई, लोगों में डिमांड बढ़ गई पूरी दुनिया में, और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी बढ़ता गया। ओके, सिंगापुर में 31 साल तक लगातार रूल रहा था एक ही प्राइम मिनिस्टर का। ओके, तो वो प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या था? ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट हस्ती है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जिनके जीवन काल के दौरान ही यहाँ पर पूरा का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया सिंगापुर का। ओके, तो लो इनकम कंट्री से एक हाई इनकम कंट्री में तब्दील कर दिया। ओके, तो यहाँ पर देखो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, किसी एक ढांचे के तौर पर देश विकसित हो रहा है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, तो वहां पर इन्वेस्टमेंट की भी कमी होनी शुरू हो जाती है। लोग 100 बार सोचते हैं कि इस देश में इन्वेस्ट करें या ना करें, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ओके, क्या पता कोई नई पार्टी रूल में आए तो कहेगी कि ये हम इनको एफडीआई को आने नहीं देंगे, इनके ऊपर पाबंदी लगा देंगे, बैन लगा देंगे, तो ये अनसर्टिनिटी की सिचुएशन रहती है। ओके, तो ये नहीं होनी चाहिए किसी भी देश ने अगर प्रगति करनी है। तो चाइना में भी यही है। चाइना में 70 सालों से एक ही पार्टी रूल कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो आगे ग्रो कर गया। यूएस में भी ऐसा है, यूएस में डेमोक्रेसी है, लेकिन सिंगल पार्टी टू पार्टी रूल है वहां पर। ओके, एक पार्टी जो भी सत्ता में आती है मेजोरिटी में रहती रहती है, क्योंकि दो पार्टीज है। ओके, तो अगर दो पार्टीज होंगी तो एक को मेजोरिटी आनी आनी है। ओके, तो इस तरीके से वहां पर भी स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन भारत के क्षेत्र में मल्टी पार्टी सिस्टम आ जाता है, तो कई बार तो स्टेबिलिटी रहती है, और लेकिन कई बार इलेक्शन का रिजल्ट सही नहीं आता है, फिर 3 4 या 5 6 पार्टीज मिलकर एक सरकार बनाती है। तो उसमें भी अगर सरकार जो मेन मेजर जो यहाँ पर बड़ी पार्टी है, अगर वो सरकार चलाना चाह रही है अपनी मर्जी से कि देश विकसित हो, तो फिर कोई दूसरी या तीसरी पार्टी टांग खींचना शुरू कर देती है। ओके, तो ये चीज भी यहाँ पर गड़बड़ी करती है भारत में। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जो भारत सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च की गई है, तो अभी इस साल के बजट में भी अप्रोक्सीमेटली 2 लाख करोड़ रुपए जो है जारी किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। तो अभी इसको गेम चेंजर कह रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर साइज के हिसाब से, स्केल के हिसाब से जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, एक्सपोर्ट्स की यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज हैं अलग अलग सेक्टर्स में, उसको बढ़ा सकती है ये वाली स्कीम। और यहाँ पर क्रिएट कर सकती है, नर्चर कर सकती है ग्लोबल चैंपियंस को, मतलब कि जो हमारे डोमेस्टिकली जो प्लेयर है ना, उनको ग्लोबल चैंपियन की तरह वो डेवलप कर सकती है, कि वो पूरी दुनिया में अपनी जो है ना पैठ जमा दे, कि हमारा जो ये इस कंपनी को छोटा सा कोई अदारा था, नया स्टार्टअप था, नई कंपनी थी, उसको बड़ी कंपनी में तब्दील कर सकते हैं। ओके, उनको उसका नाम हो सकता है पूरी दुनिया में कि इस कंपनी ने फलाना फलाना प्रोडक्ट बनाया। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ये इंसेंटिव कैसे देते हैं कि इन्होंने एक प्रोडक्शन लिमिट रखी होती है कि कम से कम एक लिमिटेड टाइम मैनर में, टाइम फ्रेम में आपने इतनी प्रोडक्शन बढ़ानी है। जो बना पाता है, जो यहाँ पर बना लेता है, जैसे सैमसंग ने बना लिया तो वो क्वालिफाई कर गया। ओके, इसी तरीके से जो भी बना लेगा अलग अलग सेक्टर्स में, 13 अलग अलग सेक्टर्स है जहां पर ये पीएलआई स्कीम लागू होगी, तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर स्कीम के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी आने वाले समय में 520 बिलियन यूएस डॉलर की जो प्रोडक्शन है ना, वो निकाल कर हम लेकर आ सकते हैं आने वाले 5 सालों में। ओके, तो इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हमारी बढ़ सकती है अगर ये स्कीम हमें हेल्प करती है, यहाँ पर इंसेंटिव्स प्रोवाइड होते हैं तो। और इसी के चलते आगे बात करें कि जो पीएलआई है, तो एक तरीके से यहाँ पर प्री कमिटेड लेवल है इन्वेस्टमेंट का, प्रोडक्शन का। कहने का मतलब है कि ये इस स्कीम के तहत एक टाइम बाउंड मैनर रखा गया है, तो 5 सालों तक यहाँ पर रखा गया है। 5 सालों तक यहाँ पर इतने बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन आपकी होनी चाहिए, हर साल यहाँ पर इंसेंटिव दिए जाएंगे। हर साल जो है ना, जो जो भी कंपनी क्वालिफाई करेगी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। ये किस हिसाब से मिलेगा, जितनी वैल्यू की उन्होंने प्रोडक्शन करेंगे ना, जितनी वैल्यू की प्रोडक्शन हो गई, उस वैल्यू का 5 से 6%
ओके, तो उस 5 या 6% के हिसाब से इंसेंटिव दे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर कंपनी को। तो इसको आप जो है ना इन्वेस्टमेंट और एक सब्सिडी स्कीम के तहत आप लेबल नहीं कर सकते पीएलआई स्कीम को। ओके, ये अलग है थोड़ी। ये अलग क्यों है? तो उसको कह रहे हैं कि इसका क्लियर मैंडेट है। तो ये देखो, बहुत सारे सेक्टर्स है भारत में, कोई एक सेक्टर्स नहीं है जहां पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही, लेकिन इसने क्या किया है स्कीम ने, इस स्कीम में सिर्फ सिलेक्टेड यहाँ पर सेक्टर्स, यहाँ पर जो एलिजिबल है, जो मोस्ट एलिजिबल सेक्टर्स है, सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट किया गया है। तो ये 13 अलग अलग सेक्टर्स है जिनको सिलेक्ट किया गया है। तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर भारत सरकार को लग रहा है कि सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर जो ना इन्वेस्टमेंट आ सकती है बाहर से भी, और डोमेस्टिकली भी यहाँ पर अलग अलग जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्लांट लगा सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल सकते हैं। और उन्हीं 13 अलग अलग सेक्टर्स को यहाँ पर चुना गया है भारत सरकार के द्वारा। ओके, जहां पर की मैक्सिमम रिटर्न जो है ना वो निकल कर आ सकता है इन टर्म्स ऑफ इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन। चाहे हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें, चाहे हम यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात करें, तो सबसे ज्यादा फायदा जिन सेक्टर्स में, तो उन 13 सेक्टर्स को हमने सिलेक्ट किया है। तो ये 13 सेक्टर्स कौन कौन से हैं इसके बारे में आपको बखूबी पता होना चाहिए। इकोनॉमी में आने वाले समय में इन 13 सेक्टर्स के ऊपर काफी जोर दिया जाने वाला है। ओके, तो आपको टिप्स भी आपके होने चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें हम 13 अलग अलग सेक्टर्स के बारे में, जहां जिनके अंतर्गत जो है पीएलआई स्कीम लागू होगी। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि जो यहाँ पर रिस्क है ना इस ऑफ स्प्रेडिंग अवेलेबल रिसोर्सेज थिनली, a mistake that prevented the merchandise exports from India schemes from providing the expected boost to Indian exports। तो कहने का मतलब है कि जो गलतियां पहले हुई हैं हमसे, अभी वो गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। ओके, तो ये स्कीम जो है ना, अभी जो अवेलेबल रिसोर्सेस, मतलब जो रिसोर्सेस होंगे तभी तो चीज आगे बढ़ेगी ना, तभी मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी। तो उसको यहाँ पर उसकी शॉर्टेज नहीं आने देंगे। ओके, तो उसका जितने बड़े पैमाने पर रॉ मटेरियल्स वगैरह चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, वो अवेलेबल होंगे, और जो है प्रोडक्शन में किसी तरीके की कमी जो है वो नहीं होने पाएगी। तो ये चीज एक गलती थी जो किसमें पाई गई, जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम एक चलाई गई थी भारत सरकार के द्वारा, जिसका मेन जो मुख्य मकसद था ना वो यही था कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है भारत में। तो अभी वो उस पैमाने पर इंडियन एक्सपोर्ट को यहाँ पर बूस्ट नहीं दे पाई। ओके, जिसके चलते यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि रिसोर्सेज की कमी वो नहीं होने दी जाएगी, रॉ मटेरियल्स की कमी नहीं होने दी जाएगी। और आगे बात करें कि अभी जो फोकस दिया जा रहा है स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट बनाने के लिए, ओके, तो यहाँ पर पीएलआई को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो आइडेंटिफाई करे, सपोर्ट करे जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं उसके हिसाब से। ओके, वो ऐसी टेक्नोलॉजीज जो आने वाले समय में बड़ी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज के तौर पे जो है बढ़ सकती हैं आने वाले कुछ डिकेड्स में, तो उसी उन्हीं सेक्टर्स को यहाँ पर चुना गया है भारत सरकार के द्वारा। और इन सेक्टर्स में जैसे आ जाता है एडवांस केमिस्ट्री सेल बैटरीज आ गई, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आ गए, या फिर सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स आ गए। ओके, इसके चलते यहाँ पर और रोबस्ट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स की यहाँ पर बात करें इन्हीं सेगमेंट्स में, कि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है कि इन अलग अलग सेगमेंट्स में हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग बेस तैयार करें, तभी जो है हम एशियन कॉम्पिटिटर्स को यहाँ पर मुकाबला दे पाएंगे, जो कि ऑलरेडी एक अच्छा खासा मुकाम जो है पैंट जो है यहाँ पर बना चुके हैं। ओके, तो इन्हीं 3 सेक्टर्स की अगर हम बात करें, ओके, ये जो अभी हमने जिसकी बात की है, केमिस्ट्री सेल बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं, सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स, तो यहाँ पर इक्वली क्रूशियल रोल है इनका, कि जिसके चलते जो हमारा रूरल इंडिया है ना, तो उनको हम यहाँ पर मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं। ओके, तो किसकी मेन स्ट्रीम में? ऑफ द कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी। ओके, तो देखो अगर सोलर फोटोवोल्टिक्स मॉड्यूल्स को हम यूज करते हैं तो लगातार बिजली आपको मिल सकती है। ओके, तो आपको जो यहाँ पर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी रिसोर्सेस है उनके ऊपर आपको डिपेंडेंसी नहीं रखनी होगी। अपनी इलेक्ट्रिसिटी आप जो है खुद यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, वाया फोटोवोल्टिक सेल जो जिनको हम सोलर पैनल जिनको बोलते हैं। और साथ ही साथ हाई स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स आ गए। ओके, तो वहां पर सेल बैटरीज भी काम करती हैं। तो ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर तब्दील कर सकती हैं भारतीय इकोनॉमी को भी। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें, जैसे कुछ सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हो गया, या फिर फार्मास्यूटिकल्स दवाइयां वगैरह हो गई, टेलीकम्युनिकेशंस मोबाइल फोन वगैरह हो गए, वाइट गुड्स जैसे टीवी फ्रिज एसी वगैरह हो गए। ओके, स्टील, तो ये अभी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रही है इनकी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, डिमांड भी काफी ज्यादा, तो ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड भी है। ओके, तो ये यहाँ पर फायदा रहेगा। तो ये सेक्टर जो है ना इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ देयर स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल। तो ये सेक्टर्स काफी फायदेमंद रहेंगे। तो जीडीपी भी बढ़ेगी, देखो प्रोडक्शन जब बढ़ेगी तो नेचुरल सी बात है कि जीडीपी बढ़ेगी। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। ओके, तो इनकम बढ़ेगी तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी, उसके यहाँ पर चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, तो देश का जो भारत सरकार का रेवेन्यू है, ओके, जो भारत सरकार टैक्स लगाती है जीएसटी के रूप में या इनकम टैक्स के रूप में,
तो वो भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल फायदा ही फायदा है यहाँ पर। और आगे यहाँ पर बात करें कि जो फाइनली जो पीएलआई स्कीम है ना, तो यहाँ पर इसका जो मकसद यही है कि बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, बड़े पैमाने पर फोकस करना है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो किसकी जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स है वहां पर। जैसे यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर लेबर लगती है। ओके, तो एक यहाँ पर अच्छी खासी एम्प्लॉयमेंट, बड़े इनकी कंडीशंस भी अच्छी हो। ओके, तो ये सब चीजें के ऊपर यहाँ पर फोकस करेंगे पीला स्कीम के तहत। तो अभी जो करंट एक्सपोर्ट बास्केट है ना, इन्हीं दो सेगमेंट्स की, अगर हम टेक्सटाइल सेगमेंट की बात करें या फिर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें, ओके, तो अभी यहाँ पर वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो वैल्यू प्रोडक्ट है ना, तो यहाँ पर वैल्यू बहुत कम है प्रोडक्ट्स की। ओके, तो कम कम वैल्यू के प्रोडक्ट्स हैं लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर एनकरेज करना है अभी जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर आए, साथ में टेक्नोलॉजी के ऊपर भी इन्वेस्ट करें, कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ाएं और यहाँ पर हाई वैल्यू आउटपुट निकाल कर लेकर आए। और जिससे यहाँ पर जो सिचुएशन है ना, अगर हाई वैल्यू आउटपुट निकलता है तो बड़े पैमाने पर लार्ज वॉल्यूम हमारा वैसे ही है, तो आने वाले समय में हाई रिटर्न जो है ना, जो प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर अपस्ट्रीम जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके सामने निकल कर आ सकता है, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है अलग सेक्टर्स में और प्रोडक्शन निकाल कर लेकर आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ेगा फिर हमारा। ओके, तो ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर हमें फोकस करना होगा। ओके, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कोई मुझे एक प्रोडक्ट बताएं कि जहां पर हमने किसी चीज को प्रोसेस करके कोई एक प्रोडक्ट बनाया हो। ओके, तो उसका एक एग्जांपल मुझे दे कमेंट बॉक्स में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो बेनिफिशरीज होंगे पीला स्कीम के तहत, उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से, कुछ यहाँ पर कमिटमेंट के हिसाब से कि जो यहाँ पर जिस पैमाने पर वो कंपनी काम करेगी। ओके, तो यहाँ पर जो कुछ पैरामीटर्स है वो जैसे बात कर रहे हैं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगी उस कंपनी की, मिनिमम इंक्रीमेंटल प्रोडक्शन ग्रोथ क्या होगी उस कंपनी की। ओके, तो ये सब चीजें देखी जाएंगी। ओके, तो यहाँ पर एक तरीके से फुली सेल्फ सस्टेनिंग एज ए बेनिफिट जो है ना, यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा सिलेक्टेड कंपनी को, तभी जब यहाँ पर उसकी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन जो है ना, वो सही पैमाने पर इंडिया में बढ़ जाएगी। ओके, जो भी यहाँ पर टारगेट रखा होगा इन्वेस्टमेंट का या फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी का, अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको इंसेंटिव मिलेगा। ओके, तो इंसेंटिव मैंने पहले भी बताया था, जितने भी वैल्यू की प्रोडक्शन निकलेगी उस वैल्यू का 5 से 6% का इंसेंटिव भारत सरकार उस कंपनी को देगी। ओके, तो करोड़ों के हिसाब से ये इंसेंटिव भी जाता है, तो कंपनी क्यों नहीं आएगी भारत में इन्वेस्टमेंट करने। तो ये तरीके से हम कह सकते हैं जैसे चिड़िया को चारा डालते हैं ना, या फिर मछली को चारा डालते हैं, तो चारा क्यों डालते हैं कि मछली जाल में फंस जाए, लेकिन यहाँ पर हमने किसी को जाल में नहीं फंसाना है। यहाँ पर हमने एक चारा जरूर डालना है। ओके, एक लालच जरूर देना है, लेकिन यहाँ पर उनको आगे और बढ़ने देना है। ओके, उनको किसी जगह में हमने फंसाना नहीं है। ओके, ये भी ध्यान रखें, हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा जो फोकस इंटेंशन ये नहीं होना चाहिए कि किसी को भारत में लाकर किसी का एफटीआई लगवाकर हमने हमने उसको फंसा दिया। ये नहीं करना। वो आएंगे, उनको यहाँ पर एक मौका देना, रास्ता देना कि अपने आप को वो और एक्सप्लोर कर पाए। ओके, तो यहाँ पर आने वाले समय में अभी लगातार जो है इंटरकनेक्टिविटी दुनिया में बढ़ती जा रही है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग जो है ना अभी यही ट्रांसफॉर्म कर रहा है हर एक चीज को। जिसमें जिन भी देशों में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आई, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग ही बड़े पैमाने पर एक यहाँ पर जो है ना चीज रही है। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो भी एक जो है मेजर रोल अदा करता है किसी भी कंट्री को यहाँ पर ग्रो करने में। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि जो ग्लोबल सप्लाई चेन है धीरे धीरे वो यहाँ पर ईस्ट की ओर शिफ्ट कर रही है। तो ईस्टर्न कंट्रीज, ओके, जैसे यहाँ पर भारत हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये वाले वियतनाम वाले जो रीजन हो गए। ओके, तो यहाँ पर शिफ्ट कर रही है ग्लोबल सप्लाई चेन। तो यहाँ पर लगातार जो जियोपॉलिटिकल जो डायनामिक्स है वो भी चेंज होते रहे हैं। तो अभी ये अगर ये चेंज होंगे तो क्यों चेंज हुए हैं, कोरोना वायरस की वजह से। ओके, तो ये भी एक रीजन है। ओके, तो चाइना के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है पूरी दुनिया की तरफ से कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ से आगे एक्सीड करे या ना करे। तो दुनिया चाह रही है कि हमें एक अल्टरनेटिव मार्केट मिले, तो भारत वो मार्केट दे सकता है और भारत के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कैप्चर करे इस सिचुएशन को। ओके, तो यहाँ पर ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जितने भी सेगमेंट्स में भारत यहाँ पर उनको स्ट्रेंथ करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वहां पर डेडिकेटेड सपोर्ट देनी ही देनी है। ओके, तो ये जो अमिताभ कांत है, तो ये सीईओ है इसके नीति आयोग के, एंड पाटिल जो है ना वो पब्लिक पॉलिसी कंसल्टेंट है नीति आयोग के ही। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसको 1 जनवरी 2015 में बनाया गया था नीति आयोग। पहला जो पुराना इसका नाम था वो प्लानिंग कमीशन था, जिसको कि 1950 में बनाया गया था। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 4 की, ब्रेक इंडिया अप टू यूनिफाई इट। With more smaller states, the invisible hand of competition will help every state to elevate its game. Okay, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि किस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जा रही है। तो शुरुआत में बात करते हैं अभी हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 की। ओके, तो हाल ही में ये बिल पास हुआ पिछले महीने में।
तो अभी यहाँ पर कोशिश की गई है इस बिल के तहत कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स है ना, तो अभी जितने बड़े पैमाने पर वो भर्ती कर रहे हैं अपनी कंपनीज में, तो हरियाणा के लोगों की ही हो, अप टू 75%, और जिनकी अर्निंग जो है 50,000 से कम है। ओके, तो ये चीज यहाँ पर अभी कही जा रही है, ये हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020 के हिसाब से। तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है प्राइवेट एंटरप्राइजेस के ऊपर कि वो अगर हरियाणा से बाहर जाकर जो है ना किसी कैंडिडेट को वो एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 75% का थ्रेश होल्ड लगाया हुआ है। ओके, तो 75% माइनस करो 25%, 25% ही वो यहाँ पर आउटसाइडर जो होंगे उनको परमिट कर सकते हैं, उनको सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी में। ओके, तो आगे ऑथर बात करें कि हरियाणा पहला ऐसा राज्य नहीं, ना ही ये लास्ट है जो कि ऐसा लॉ लेकर आया है जो कि यहाँ पर पूरा फेडरलिज्म के जो हमारे सिद्धांत है ना उसके खिलाफ है। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशनली हमारा संविधान हमें राइट देता है, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ ऑनरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट एनीवेयर इन द कंट्री। मतलब कि कहाँ कहीं पर भी हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है हमारे हमारे देश में। और यहाँ पर ऑनरशिप मतलब कोई भी किसी भी कंपनी को हम चला सकते हैं, कहीं पर भी हमारे ऊपर कोई बंदिशें नहीं होंगी। तो अभी ये बंदिश लग रही है जो यहाँ पर प्राइवेट एंटरप्राइजेस है, जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज के जो मालिक है, जो प्रोमोटर्स है, उनके ऊपर कि आप हमारे राज्य में से ही कैंडिडेट्स को चुने। तो ये बंदिश लग रही है। ओके, तो आजादी एक तरीके से छीनी जा रही है। तो ये इस चीज के ऊपर यहाँ पर बात बात चल रही है अभी। तो जॉब रिजर्वेशन की अगर हम बात करें कि लोकल्स के लिए जॉब रिजर्व करनी है भाषा के आधार पर या फिर जोग्राफिक प्रोविंस के हिसाब से, मतलब कि जो जो भी जोग्राफिकल एरिया होगा उसके हिसाब से, तो फॉर्मली और इनफॉर्मली यहाँ पर ना पिछले जमाने में भी यहाँ पर जो है इम्प्लीमेंट हो चुका है पिछले कुछ सालों में। जैसे अभी बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर भी ये कर चुके हैं, कर्नाटका में ऐसा हुआ है, आंध्र प्रदेश में ऐसा हुआ है, और भी कुछ राज्य हैं जिन्होंने ऐसा किया है। ओके, तो फॉर्चुनेटली बात कर रहे हैं कि इंडिया का जो फेडरलिज्म है ना, तो यहाँ पर उसकी बहुत बड़े पैमाने पर ना उसको यहाँ पर कह सकते हैं कि मृत्यु हुई है। अलग अलग यहाँ पर कट्स लगे हैं, अटेम्प्ट लगे हैं, जख्मी यहाँ पर किया गया है हमारे फेडरलिज्म को। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पर सिचुएशन बनी हुई है कि हर एक राज्य अपने मनमर्जी अपनी करता है और फेडरलिज्म के जो सिद्धांत है ना उसको नहीं समझता है। तो फेडरलिज्म का ढांचा समझते हो ना, सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स है, फिर म्यूनिसिपल जो बॉडीज है अर्बन एरियाज में, और जो यहाँ पर पंचायती राज है रूरल एरियाज में, तो सबको यहाँ पर पूरा का पूरा फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। ओके, संविधान हमें सबको सब जगह यहाँ पर आजादी देता है कि आप अच्छे से काम करो, फैलाओ अपने बिजनेस को जिस तरीके से आप काम करना चाह रहे हैं। ओके, तो ये सिचुएशन यहाँ पर दर्शाई गई है। और अभी बात यहाँ पर कर रहे हैं जो बाहर के मुल्क, तो यहाँ पर जो इमिग्रेशन के जो अटेम्प्ट लिए जाते हैं, ओके, फ्रॉम लेस डेवलप्ड नेशंस टू डेवलप्ड नेशन। तो डेवलप्ड नेशंस में एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यूएस हो गया, और इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में फ्रांस हो गया, यूके हो गया, ओके, जर्मनी हो गया। तो यहाँ पर मतलब आंख रहती है जो भी लेस डेवलप्ड नेशंस के जो लोग होते हैं, खासतौर पे भारतीयों की एग्जांपल आप ले लो, तो वो उनकी नजर रहती है कि किसी ना किसी तरीके से हम अमेरिका पहुंचे, कनाडा पहुंचे, यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के जो यहाँ पर कुछ डेवलप्ड नेशंस है तो वहां पर पहुंचे। ओके, तो हर जगह का यही हाल है, मतलब हर जगह पर यही सेम सिनेरियो रहता है। कोई भी अगर अनडेवलप्ड नेशन हो तो वो चाह रहा है कि मैं अपने आप को माइग्रेट कर दूं, मुझे वहां पर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इसलिए मैं वहां पर जा रहा हूँ। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर ऐसी ही माइग्रेशंस को रोकने के लिए ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन जिसको हम यूके बोलते हैं, उसने ब्रेग्जिट कर दिया। ब्रेग्जिट कहने का मतलब जो यूरोपियन यूनियन था ना उसको ही एग्जिट कर गया वो। ओके, मतलब छोड़ दिया। अभी ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है। अभी यूरोपियन यूनियन में सिर्फ 27 मेंबर स्टेट्स रह गए हैं, तो पहले 28 थे, अभी ब्रिटेन उसका हिस्सा नहीं है। तो ये उसने इसका ऐसा करने का एक कारण ये भी है कि वो माइग्रेशन रोकना चाहता था कि मेरे यहाँ पर बाहर के लोग यहाँ पर नहीं आए माइग्रेट करके। ओके, और इसी के चलते जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी यहाँ पर जो इमिग्रेंट्स हैं उनको ग्रीस में यहाँ पर रखा हुआ है, वहां पर क्वारंटीन करता है, बाद में जो है उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है जहां जहां से भी वो आए होते हैं इलीगली यहाँ पर माइग्रेट करके। ओके, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां पर उसके पास भी आइलैंड्स हैं काफी ऑस्ट्रेलिया के जहां पर वो माइग्रेट्स को रखता है। ओके, तो मतलब कि रोकने के लिए कि मतलब अगर वो ऑस्ट्रेलिया में इलीगली एंटर कर भी गए ना तो उनको फिर रोकने के लिए वो किसी आइलैंड पे रख देता है, तो फिर उसी से आगे डिपोर्ट कर देता है। ओके, या फिर जेल में डाल दिए जाते हैं या फिर डिपोर्ट कर दिए जाते हैं जहां से वो आए। तो यूएस में भी सेम ही अटेम्प्ट होते हैं वाया मैक्सिको। ओके, तो मैक्सिको के थ्रू जो यहाँ पर बॉर्डर लगता है ना यूएस का, तो वहां पर एक वॉल बनाई जा रही है, एक बड़ी दीवार बनाई जा रही है यूएस की तरफ से। तो उसका भी यही रीजन है कि जो माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, लोग यहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, इसमें खासतौर पे बड़े पैमाने पर भारतीय ही होते हैं। ओके, जो यूएस में जाते हैं। ओके, तो जो मैक्सिको का जो बॉर्डर क्रॉस करके, तो वहां फिर ये जेल में जाते हैं, सीधे बॉर्डर पे पकड़े जाते हैं, फिर जेल में जाते हैं,
फिर जेल में से इनको दोबारा से सरकार जो होती है, कई बार मैक्सिको ही सरकार पकड़ लेती है, तो उनको आगे भेज देती है वापस जहां जहां से आए हो, तो या फिर उनको गोली मार दी जाती है, या फिर जेल में डाल दिया जाता है। कुछ भी हो सकता है इनके साथ। ओके, ये सिचुएशन रहती है। तो मतलब बहुत ही भयानक दौर से ये निकलते हैं और यहाँ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं ना, डेवलप्ड इकोनॉमिक्स में माइग्रेशन करते हैं, क्योंकि वहां पर उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए कि काम काम वगैरह अच्छा मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मैप है, कनाडा, यूएस और ये मैक्सिको। तो यहाँ पर ये वॉल बना रहा है अमेरिका। तो ये जितना जितना भी पूरा बॉर्डर है मैक्सिको के साथ, इतनी लंबी ये वॉल बनेगी। तो ज्यादातर इंडियंस क्या करते हैं, इसी मैक्सिको के रीजन से यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रीजन है, जैसे ये पनामा आ गया, इक्वाडोर, को इक्वाडोर उतरता है तो यहाँ पर जंगलों से होते हुए पनामा क्रॉस करते हैं। तो ये सब क्रॉस करके वो मैक्सिको पहुंचते हैं, तो यहाँ पर यहीं से पकड़े गए तो यहाँ से डिपोर्ट हो जाते हैं। फिर आगे अगर मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, कुछ की किस्मत होती है कि वो अमेरिका में एंटर कर जाते हैं, और बाकी को यहाँ पर जेल हो जाती है या फिर मार दिया जाता है। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसको ध्यान रखें। ओके, ये कैंपेक बे है, ये भी याद रखें। ये क्यूबा, जमैका जैसे, हाइती जैसे ये मुल्क है। तो ये पूरी की पूरी यहाँ पर उनका एरिया, ये सरगासो सी है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो भी यहाँ पर चीज आपको, जो इंपॉर्टेंट रीजन है ना, उनके बारे में आसपास के एरिया आपको पता हो, तो लेब्राडोर सी यहाँ पर पड़ता है। ओके, और आगे बात कर लो तो ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है। ओके, जो कि अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी के साथ जोड़ता है। ये फ्रांस आ गया, ये यूके है जो अभी ब्रेक्जिट कर गया। ओके, अभी ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, तो ये पूरा का पूरा यूरोप है, ये वाली साइड। ओके, ये भी ऊपर वाली कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये भी यूरोप का ही हिस्सा है। ओके, तो ये नीदरलैंड है। ओके, जर्मनी है, डेनमार्क है, पोलैंड है, तो इटली है। तो ये सारा सारा का सारा रीजन है। तो इसको यहाँ पर, ये ग्रीस है, क्योंकि ये ग्रीस का रीजन है, और ग्रीस के साथ ही यहाँ पर टर्की आता है इस साइड। तो ये पूरे का रीजन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आगे ऑथर बात करें कि जो ग्लोबलिस्ट जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर दोष देते हैं कि जो पॉलिसीज अपनाकर चली जाती है इन देशों के द्वारा, वो यहाँ पर पॉपुलिस्ट है, मतलब अपना ही सोचते हैं पहला वो। तो यहाँ पर एक तरीके से जो उनका जो इकोनॉमिक सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग वो सोच ही नहीं पाते, उस दायरे तक यहाँ पर पहुंच ही नहीं पाते। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है उनका अपने आप ही, जो पॉलिटिकल थिंकिंग होती है, जो इकोनॉमिकली जो ढांचा बना होता है, उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ जाता है। ओके, जिस जिस तरीके से ऐसी गतिविधियां इन देशों के द्वारा की जाती है इन कंपैरिजन टू जो लेस डेवलप्ड नेशन से जो लोग आए होते हैं। ओके, तो इसी के चलते आगे बात करें कि जो सोवरन नेशंस होते हैं ना, तो यहाँ पर उनके पास मॉरल, इकोनॉमिक और लीगल ग्राउंड्स होती है कि किस तरीके से वो माइग्रेशन को लिमिट करें, कम से कम रखें। ओके, तो कैसे लिमिट करना है, तो ये भी उनका यहाँ पर अप्रोच होती है, लीगल ग्राउंड होता है, जो मतलब जो उनकी सरकार कहती है, जो उनका संविधान कहता है कि किस पैमाने पर हम माइग्रेशन को लिमिट करें। ओके, जैसे फ्रीडम ऑफ कॉमर्स, इसकी बात कर लें, मतलब व्यापार करने की आजादी, ऑनरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट विद इन ए नेशन। तो ये सभी चीजें यहाँ पर ना किसी भी फेडरल स्टेट की यहाँ पर एक नींव होती। ओके, तो अगर हम माइग्रेशन की लिमिट माइग्रेशन की बात करें, या फ्रीडम ऑफ कॉमर्स की बात करें, ऑनरशिप एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो रीढ़ की हड्डी है ये। और इसी के चलते इकोनॉमिक इनक्वालिटी जो है ना, किसी एक देश में, अलग अलग राज्यों में, तो यहाँ पर एक सोर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है किसी भी फेडरल पॉलिटी में, जहां पर डेमोक्रेसी हो, जहां पर एक केंद्र सरकार हो तो बाकी राज्य सरकारें हो, तो वहां पर ये कन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। तो कल्चरल डिफरेंसेस भी यहाँ पर रोल अदा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कैटलोनिया की बात करें, तो वहां पर भी एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चला विद इन स्पेन, कि वो चाहते हैं कैटलोनिया वाले लोग कि आप हमें स्पेन से अलग कर दो। ओके, तो ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर एक साइलेंट फीचर के तौर पर निकलते हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो है अलग से निकलते हैं। जब भी यहाँ पर इकोनॉमिक डिफरेंस इतने ज्यादा बड़े पैमाने पर ना हो, तो ऐसी हमें सिनेरियो जो है देखने को मिलती है। और इसी के चलते आगे बात करें, जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं भारत में भी, जो विभिन्न राज्य हैं अलग अलग, तो उनमें भी काफी बड़ा जो है ना आपको इकोनॉमिक डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इकोनॉमिक डिफरेंसेस में क्या चीज होती है, जिसको अभी हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ बात करें कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूड करो यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड चंडीगढ़। ओके, तो यहाँ पर अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात करें ना, तो स्टेट्स इन हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात एंड उत्तराखंड, तो यहाँ पर 2 से 5 गुना यहाँ पर ज्यादा है पर कैपिटा इनकम, अगर कंपेयर करें बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ। ओके, तो पर कैपिटा इनकम, तो ये इकोनॉमिक डिफरेंस है कि मतलब कि प्रति व्यक्ति जो आय है ना, तो अगर हम एवरेज निकाले किसी भी राज्य की जो पॉपुलेशन है, और उस पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी भी उसकी जीडीपी निकलती है उस राज्य की, उसको डिवाइड करेंगे, तो हमें यहाँ पर कैपिटा इनकम निकल कर आती है कि एक बंदे की क्या जो है एवरेज आय निकलती है, इनकम निकलती है। तो अभी उसके मुकाबले में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड काफी पीछे है। ओके, तो सिर्फ यहाँ बिल्कुल ऐसे ही कंपैरिजन कर रहे हैं पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, जो यहाँ पर यूएस के जो स्टेट्स हैं। ओके, तो वहां पर उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बात कर रहे हैं
जैसे यहाँ पर हाई एंड की बात करते हो, जो न्यू जर्सी है, मैसाचुसेट्स, ओके, इसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक कर लेना। तो मैसाचुसेट्स जो यहाँ पर जो नाम राज्य है, तो यहाँ पर की पर कैपिटा इनकम अबाउट $80,000 है। ओके, तो अगर कंपेयर करें इसको वेस्ट वर्जीनिया के साथ, ओके, अरकनसास के साथ या मिसिसिपी के साथ, तो वहां पर $47,000 है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट काफी ज्यादा है यहाँ पर जो बाकी के राज्य है यूएस में। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि टू बिग टू सक्सीड। तो अभी जो इकोनॉमिक इनक्वालिटीज है ना भारत में, जो अलग अलग राज्यों में, तो यहाँ पर काफी सालों से चलती आ रही है। अगर ये डिकेड से नहीं तो काफी सालों से ही है। तो अगर बिहार जैसे राज्य की बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य की बात करें, तो ये यहाँ पर आबादी ही बहुत ज्यादा है। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना बहुत बड़े पैमाने पर, अगर यहाँ पर जो इकोनॉमिकली जो बेटर ऑफ स्टेट, जैसे महाराष्ट्र गुजरात की बात कर ले ना, तो उत्तराखंड की बात कर ले, तो वहां पर तो आबादी भी कम है, तो वहां पर जो है प्रगति भी बहुत बड़े पैमाने पर हुई है इंडस्ट्री की। ओके, तो लेकिन यहाँ पर इन दो राज्यों में तो आबादी ही बहुत ज्यादा है, तो जिसके चलते वो आपस में यहाँ पर कंपैरिजन नहीं हो पाता। ओके, तो एजुकेशनल लेवल्स की अगर बात करें, तो यहाँ पर वो भी जो है इनकम के ऊपर डिपेंड होता है, मतलब कि किस तरीके से आप एजुकेट है, उसी तरीके से यहाँ पर वो राज्य भी आगे बढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ राज्य में ये चीज बहुत कमी देखने को मिली है कि एजुकेशन लेवल ही बहुत खराब है, लिटरेसी लेवल ही बहुत खराब है। तो बिहार की अगर बात करें, तो यहाँ पर पुअरेस्ट लिटरेसी लेवल रहता है हमेशा, जब भी यहाँ पर आंकड़ा निकलता है लिटरेसी लेवल के हिसाब से। ओके, तो अभी के जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस है ना, तो अभी फिर यही चीजें जब फोर्स करती हैं, जो गरीब लोग होते हैं, जो यहाँ पर बिहार से जो लोग निकल कर आते हैं, जो उत्तर प्रदेश से जो लोग निकल कर आते हैं, तो वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं बाकी राज्यों में, जहां पर कि अच्छी खासी तरीके से इकोनॉमिकली अच्छा फाइनेंस, अच्छी इन्वेस्टमेंट जिन राज्यों में हो रही होती है, जैसे महाराष्ट्र गुजरात की बात कर ले या कर्नाटका की बात कर ले। तो इसी इसी चीज से यहाँ पर ना फिर यहाँ पर पॉपुलिस्ट पॉलिसीज के यहाँ पर बीज जो है ना फिर बोए जाते हैं। ओके, जो यहाँ पर इकोनॉमिकली बेटर ऑफ स्टेट्स होते हैं, जैसे हम महाराष्ट्र कर्नाटक की बात कर ले। ओके, तो मतलब कि वो ये चीज करते हैं कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको एक साइड पे करो, पहले फोकस करो जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर। तो अभी इसी चीज को ऑथर बात करें कि इस चैलेंज को हमने एड्रेस करना है, कि जो अभी हरियाणा ने जैसे अभी एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शन की बात कही है, अपना लॉ लेकर आई है, तो ये इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए सही नहीं है। ओके, तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल डिसकंटेंट है ना, तो यहाँ पर जो ऐसे लॉज लेकर आ रहे हैं अपने फायदे के लिए कि हमारी सरकार सत्ता में रहे आने वाले समय में भी, तो यहाँ पर देश इससे सफर करेगा। ओके, तो इकोनॉमिकली हम सफर करेंगे। इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर खासतौर पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होंगे, तो वो डिस्करेज होंगे, उनके अंदर डर की भावना होगी कि ऐसे लॉ अगर आते रहेंगे तो इकोनॉमी की एफिशिएंसी हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर जहां पर एफिशिएंसी नहीं होगी इकोनॉमी की, तो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट क्यों करेंगे? तो यहाँ पर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होंगे, तो फिर वो तो ऐसे लॉस के हिसाब से तो कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे वो। और इसी के चलते आगे बात करेंगे जो इकोनॉमिक नेटिविज्म होता है, मतलब कि पहले हमारे अपने आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में सोचना है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर में ही रहता है ये चीज। ओके, तो पहले अपना सोचो, बाद में दूसरे को हमने सोचा है, तो ये चीज यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे ही हमने कॉम्बैट करना है, लड़ाई लड़नी है। तो यहाँ पर जो जेनेटिक म्यूटेशन है, मतलब जो चीज ऐसे बढ़ती आ रही है, तो अभी इसको अभी ठीक करना है। ओके, तो यहाँ पर बात करें कि यहाँ पर अच्छा खासा रूम जो है ना हम यहाँ पर दे सकते हैं, कि इंस्टीट्यूशनल चेंजेस अगर हम करें, तो उससे उसमें थोड़ा बदलाव करें फेडरलिज्म के यहाँ पर ढांचे में, तो उससे सही हो सकती है ये सब चीजें। नेटिविज्म की अगर हम बात करें, तो जैसे यहाँ पर नेशनलिस्ट आइसोलेशनिस्ट चीज यहाँ पर जो टेंडेंसी वो अपना के चली जाती है सरकारों के द्वारा, जिसके चलते इकोनॉमिक डिफरेंसेस बढ़ते रहते हैं। तो अभी इन्हीं का सोल्यूशन हमें चाहिए। ओके, तो यहाँ पर फेडरलिज्म जो है ना, बिल्कुल इसको इस तरीके से आप देखो, इस परसेप्शन के द्वारा, इस धारणा के हिसाब से देखो कि जो है ना, जो बड़ी चीज है ना, तो यहाँ पर छोटे छोटे हिस्सों को मिलकर ही वो बड़ी चीज बन रही है। तो छोटे छोटे राज्यों को मिलकर ही हमारा देश बनता है। तो बिल्कुल यहाँ पर छोटे राज्य भी हैं, बड़े राज्य भी हैं। तो यहाँ पर जो राज्य है ना, तो वही एक तरीके से फेडरल नेशन को यहाँ पर जो दर्शाते हैं। अगर तो उन्हीं को अगर सही तरीके से लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं सही तरीके से। और जो बड़े स्टेट्स होते हैं, तो उन्हीं की बात करें कि वो सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमीज है अपने हिसाब से। जैसे देखो ना, हमारे यहाँ पर जो कर्नाटक है या फिर महाराष्ट्र है, तो बांग्लादेश देख लो, तो वो तो एक और से एक देश ही है ना पूरा। तो अभी भी हमारे भारत में इतने इतने बड़े बड़े राज्य हैं, तो बांग्लादेश उनसे छोटा ही है आकार में। ओके, तो मतलब कह सकते हैं कि एक भारत का एक राज्य जो है ना, वो एक पर्टिकुलर इकोनॉमी के तौर पर जो है चलता है। ओके, तो जैसे बांग्लादेश अपने आप में एक इकोनॉमी है। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके से सेल्फ कंटेन्ड इकोनॉमीज है हमारे जो बड़े बड़े राज्य हैं, तो अपने हिसाब से अपना दायरा चलाते हैं, वहां पर ट्रेड वगैरह होता है, तो इकोनॉमी चलती है, आगे बढ़ती है। और इसी के चलते यहाँ पर जो राज्य है, बड़े बड़े राज्य, तो यहाँ पर ये इमेजिन करना बहुत इजी है, आसान है, कि जो वहाँ के सिटीजन्स है, जो यहाँ पर इकोनॉमिकली बेटर ऑफ स्टेट्स है, जहाँ पर अच्छा खासा पैसा है,
तो यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड भी उनको मिलता है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो फेडरल सिस्टम जो चल रहा है, अच्छा खासा व्यापार उनको मिलता है। वो यहाँ पर उनको धकेला नहीं जाता है बाहर, ओके, वो अच्छे तरीके से आगे आगे डेवलप होते हैं। ओके, तो इसी के चलते यहाँ पर फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो वहां पर उनको कोई ना कोई बेनिफिट रहता ही है। ओके, तो अगर हम कंपैरिजन करें दूसरों को, जो यहाँ पर जैसे बिहार उत्तर प्रदेश से जो लोग निकल कर आए, तो उनको यहाँ पर लेस बेनिफिट रहेगा। ओके, सिर्फ यहाँ पर नेशनल डिफेंस की बात यहाँ पर छोड़ रहे हैं। देखो, नेशनल डिफेंस एक अलग चीज आ जाती है, तो वहां पर तो एक क्वालिटी की अपॉर्चुनिटी मिलती है सबको, तो वो सिलेक्ट होकर जाते हैं। लेकिन अगर ट्रेड की बात करें, व्यापार की बात करें, इकोनॉमिकली आगे बढ़ने की बात करें, तो ये सिचुएशन अलग अलग रीजन के हिसाब से डिपेंड करती है। ओके, तो इकोनॉमिकली जो लेस एडवांटेज स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर क्रॉस स्टेट माइग्रेशन उनको करनी पड़ती है। तो जब वो यहाँ पर माइग्रेट करके इन बड़े राज्यों में जाते हैं, तो वहां पर उनको फेडरल स्ट्रक्चर के हिसाब से उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता जितना वहां के जो आम लोग जो वहां पर होते हैं, जो वहां पर व्यापार कर रहे होते हैं, उनको मिलता है। तो यहाँ पर जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज जो स्टेट्स हैं, तो यहाँ पर वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ही ढूंढने जाते हैं जो अच्छे राज्य है वहां पर। ओके, तो अभी इसमें खामियां जो है ना, उनको हम दूर करना है। मतलब ऐसा, इससे जो सिचुएशन अभी बनाई जा रही है ना बड़े राज्यों के द्वारा, उसको खत्म करना है। ऐसा नहीं बनाना है कि सिर्फ एक ही राज्यों तक की सीमित जो वहां के लोग हैं, तो वही वही वहीं तक हम सीमित रह जाए, तो इसका भी नुकसान ही होगा आने वाले समय में, फायदा नहीं होगा। और अभी इसी बात का सोल्यूशन दे रहे हैं ऑथर। तो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं? तो कह रहे हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल रेमेडी करो। अब यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें तो क्या करो, कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े राज्य है ना, इनको तोड़ दो, इनको छोटे छोटे राज्यों में कन्वर्ट कर दो। जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े बड़े राज्य है ना, इनको छोटे राज्यों में तोड़ दो। तो तब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो इकोनॉमिकली सेल्फ कंटेंट जो ये बड़े राज्य है ना, तो ये सेल्फ कंटेंट नहीं रहेंगे, ये भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, जैसे अगर कर्नाटका को तोड़ दिया जाता है, तो वो भी जितने भी हिस्सों में टूटेगा ना, तो आपस में वो इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। ओके, मतलब कि एक दूसरे के साथ बिना डिपेंडेंसी के वो काम ही नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। ओके, तो अगर ऐसी भावना बढ़ेगी ना अलग अलग राज्यों में, तो अच्छे तरीके से हम ग्रो कर पाएंगे। तो जो इकोनॉमिक नेटिविज्म, इकोनॉमिक डिफरेंस जो रहता है ना, तो ये खत्म हो सकता है। ओके, तो ये चीज बात की जा रही है कि इनको छोटे छोटे राज्यों में तोड़ दो। और अल्टरनेटिव लेवल्स यहाँ पर जो ना, ये कहा जा रहा है कि मतलब कि ग्रेटर डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है। तो राज्यों का काम यही है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, तो राज्य सरकारें उसके नीचे काम करती है। जितने बड़े पैमाने पर राज्य और बन जाएंगे, तो यहाँ पर अपने हिसाब से वो अपने आप को सेल्फ कंटेन कर ही नहीं पाएंगे, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी रहेगी रहेगी। यहाँ पर बात करें एग्जाम्पल के तौर पर कि कुछ राज्य ऐसे हैं, हो सकता है कि वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज काफी बड़े पैमाने पर हो, वो जैसे गोल्ड वगैरह हो गया, ओके, सिल्वर वगैरह हो गया, जिंक हो गया, मतलब जिन स्टील हो गया, इस्पात हो गया, जिन चीजों की जरूरत पड़ती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और यहाँ पर दूसरी अगर बात करें, उसके पास लेस स्किल्ड मैन पावर है। रिसोर्सेज तो अच्छे खासे हैं, लेकिन स्किल्ड मैन पावर नहीं है। ओके, और ना ही यहाँ पर उसके पास अच्छा खासा पैसा है उस राज्य के पास कि उस यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स को वो बाहर निकाल सके और उनकी यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में शिफ्टिंग कर सके, तो इतना पैसा उसके पास नहीं। ओके, तो यहाँ पर इसी सिचुएशन का ना, अब दूसरा जो राज्य है, अगर उसके पास पैसा है, तो वो यहाँ पर पैसा लगाए दूसरे राज्य में आके, जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज है वहां पर। अगर तीसरा कोई राज्य है, तो वो वहां पर पहले वाले राज्य में अपनी लेबर भेजे, स्किल्ड लेबर भेजे, तो आपस में इंटरडिपेंडेंसी ना, उसकी यहाँ पर एग्जाम्पल दी जा रही है। ओके, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से बेनिफिट मिलेगा इंटरडिपेंडेंस से। और जो स्मॉल स्टेट है, वो यहाँ पर लेस रेसिस्टेंट हो जाएंगे, यहाँ पर जो ना सीमलेस कॉपरेशन विद अदर स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पर मतलब कि आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, आपस में कॉपरेशन बढ़ेगी बाकी राज्यों के साथ, एक दूसरे राज्यों की। और इसी के चलते आखिर में बात करें कि एक ग्रेटर एफिशिएंसी रहेगी। तो ये अगला जो ना, एक और इम्पोर्टेंट जो है बेनिफिट हमें जो है देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, अगर हम छोटे स्टेट बनाते हैं, छोटे राज्य को निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर दो फैक्टर्स की बात करें जो कंट्रीब्यूट करेगा एफिशिएंसीज बढ़ाने में। सबसे पहली बात कर रहे हैं कि जो लार्ज स्टेट्स हैं, ओके, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने आप को एफिशिएंटली वो मैनेज नहीं कर पाते। ओके, छोटे राज्य होंगे तो अपने आप को मैनेज भी कर पाएंगे। ओके, जिस तरीके से एक राज्य चलाना है, जैसे गोवा की एग्जांपल ले लो, तो छोटा सा राज्य है, तो उसको मैनेज करना इतना टफ नहीं है। ओके, जितना यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश को मैनेज करना है, तो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, आबादी देखिए उसकी कितनी, 22 करोड़ के ऊपर हो चुकी है आबादी। और वहां पर क्राइम भी बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ता जाता है। ओके, तो हालांकि अभी के समय पर वहां पर क्राइम थोड़ा कम देखने को मिल रहा है। ओके, तो अभी दूसरी जो बात की जा रही है वो है लार्ज साइज जो होता है ना किसी भी यहाँ पर, अगर राज्य की बात करें, तो यहाँ पर नेचुरली जो डिसिप्लिन इनएफिशिएंसीज है ना, वो निकल कर आती है। मतलब जिस तरीके से डिसिप्लिन मैनर में, जिस तरीके से यहाँ पर कंपटीशन होना चाहिए ना, तो वो उस तरीके से कंपटीशन हो नहीं पाता। ओके, तो अगर हम सपोज करो किसी बड़े राज्य का किसी दूसरे राज्य के साथ यहाँ पर कंपटीशन रखना चाह रहे हैं कि देखो
अलग अलग पैरामीटर्स में आप कैसे आगे बढ़ रहे हो, हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो वो कंपैरिजन ही नहीं हो पाता। ओके, जैसे अभी हमने उत्तर प्रदेश की बात कर ली, बिहार की बात कर ली, लिटरेसी रेट बहुत कम है, तो अगर इनको सही तरीके से छोटे राज्यों में तब्दील करते हैं तो फिर कंपैरिजन करके देखो। ओके, तो ये सब चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी जो छोटे राज्य है ना, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर compete कर सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट अगर यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को सही तरीके से जो है मेंटेन करके चल सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी को अकाउंटेबल बना सकते हैं कि आपको जिस काम के लिए रखा गया है वो काम आप अच्छे से करते रहो, और जो यूटिलिटी सर्विसेज है, मतलब जो चीजें जो यहाँ पर सर्विसेज प्रदान करनी है लोगों को, वो पहुंचती रहे। तो इस तरीके से अगर यहाँ पर छोटे राज्य बनाए जाते हैं ना, तो यहाँ पर जो इनविजिबल हैंड ऑफ कंपटीशन है वो सभी राज्यों के सामने आ जाएगा, तो अपने हिसाब से वो कंपटीशन के हिसाब से काम करेंगे। जब कंपटीशन के हिसाब से कोई भी राज्य काम करेगा ना, तो फिर यहाँ पर प्रगति देखने को मिलेगी। ओके, तो सभी राज्य में अगर कंपटीशन हो कि मेरी जीडीपी अभी 1 लाख करोड़ की है, मैंने आने वाले समय में 2 लाख करोड़ और जोड़ने हैं आने वाले 5 सालों में, तो इस तरीके से करो करके देखो, तो क्यों नहीं फायदा होगा। तो एक ऐसी इंटेंशन से अगर हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फायदा होगा। तो जो रूट कॉज है ना, जो हरियाणा का जो नया कानून आया, तो उसका मतलब यही है कि सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से वो काम कर रहे हैं कि हमारा पहले यहाँ पर सेल्फ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है। हरियाणा, सिर्फ हरियाणा की बात हो रही है, तो ये जो सेल्फ इंटरेस्ट है ना, तो यहाँ पर जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, उसको तोड़कर हम नहीं बना सकते। फेडरल स्ट्रक्चर को वैसे ही चलने दो जैसे वो चल रहा है, क्योंकि जो इकोनॉमिक डिफरेंसेस हैं, तो यहाँ पर रातों रात जो है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर अगर उनको छोटे राज्यों में तब्दील करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि अच्छा कोऑपरेशन सभी राज्यों के बीच में हो जाएगा। इंटरडिपेंडेंस जो है ना स्टेट्स में अगर बढ़ेगा, तो आने वाले समय में यहाँ पर काउंटर इनिशिएटिव जो रिस्क रहते हैं, मतलब कि जिस तरीके से भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े रहते हैं, कन्फ्लिक्ट रहते हैं, वो दूर हो सकते हैं। ओके, और सही तरीके से भारत जो है ना अपने अपनी दिशा और दशा जो है ना उसको सही कर सकता है, और जिस तरीके से आगे बढ़ना चाह रहा है ना, उन गोल्स को टाइमली मैनर में जो है भारत अचीव कर सकता है। जो राइटर है वो प्रोफेसर है MIT स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट US में। तो आगे न्यूज है फ्रंट पेज में से, तो यहाँ पर टीका उत्सव की बात की जा रही है। तो टीका उत्सव के तहत यहाँ पर मतलब कहने का मतलब कि अपनी जो इनकोल्यूशन है, जो टीकाकरण है ना, तो उसको बढ़ाओ। तो यहाँ पर अभी पॉलिटिकल डिवाइड देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर बीजेपी शासित राज्य है, यहाँ पर जो दूसरे जो बाकी सरकारें वहाँ के जो राज्य हैं, तो बीजेपी रूल स्टेट्स तो यहाँ पर एक डिटेल एनुकुलेशन प्लान लेकर आ रहे हैं कि डबल कर रहे हैं अपनी वैक्सीनेशन को 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल के बीच तक। और साथ ही साथ जो नॉन एनडीए स्टेट्स हैं जैसे आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तो वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर सप्लाई शॉर्टेज हो रही है वैक्सीन की, वो बढ़ाइए। ओके, तो यहाँ पर और वैक्सीन अभी आ रही हैं, तो ये उनका डाटा यहाँ पर लिखा हुआ है। महाराष्ट्र में 1.7 मिलियन, आंध्र प्रदेश 1.25 मिलियन, तो ये छत्तीसगढ़ 7,80,000, राजस्थान 3,80,000, उड़ीसा 2 लाख, तो ये अभी और वैक्सीन इनको दी जा रही है। और आगे जो न्यूज, तो यहाँ पर बात करें जो कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनीज हैं, खासतौर पर यहाँ पर जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, तो वहां पर लेबर की शॉर्टेज है ना, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो अब इसी के चलते जो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर पैकेजिंग की बात करें, सप्लाई चेन की बात करें, तो लेबर नहीं मिल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स ये फील कर रहे हैं कि जो माइग्रेशन हुई है, तो उसी के चलते भी इम्पैक्ट पड़ा है इनफॉर्मल और कैजुअल जो वर्कर सेगमेंट है वहां पर, तो अच्छे पैमाने पर जो है वर्कर्स नहीं मिल पा रहे हैं। और दूसरी और भी बात की जा रही है कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज की अगर बात करें, तो यहाँ पर ज्यादातर महाराष्ट्र वाले रीजन में इनको यहाँ पर डिफिकल्टी देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग की, तो उसके ऊपर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। तो कंपनीज यहाँ पर डर उनको है कि यहाँ पर आउटपुट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकता है अगर माइग्रेशन बढ़ गई, अगर लोगों ने जाना शुरू कर, जैसे अभी देखो महाराष्ट्र में अभी फुल लॉकडाउन लगाने की बातचीत चल रही है। ओके, तो वीकेंड एक लॉकडाउन यहाँ पर लगेगा, तो अभी उसके चलते ये जो है ना फियर बढ़ता जा रहा है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की जो कंपनीज है। कोई एग्जांपल दे मुझे एक, किसी एक प्रोडक्ट की जो कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आता है। और आगे बात करें कि लेबर शॉर्टेज इसलिए भी हो रही है कि कंटेनमेंट जोन्स अभी नए बनाए जा रहे हैं महाराष्ट्र वाले रीजन में। कंपनी अभी प्रिपेयर कर रही है बैकअप के लिए, यहाँ पर टेम्परेरी वर्क फोर्स जो है ना वो उनको अवेलेबल हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर यूपी के जो टेम्पल टाउन्स, मतलब कि जहाँ पर जो है विरासती जो मंदिर है ना यूपी के जिन जिन शहरों में, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, आगरा हो गया, कानपुर हो गया, तो अभी वो म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू करके पैसा जुटा रहे हैं कि जो कि उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो लोकल गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वहां पर उनको डेवलप करें। तो लोकल गवर्नमेंट किनको बोलते हैं? जो शहरों में जो सरकारें चुनी जाती है अर्बन लोकल बॉडीज के तहत। जैसे वाराणसी की अपनी लोकल बॉडी गवर्नमेंट है, प्रयागराज की अपनी, आगरा की अपनी है, कानपुर की अपनी, सभी के द्वारा कुल मिलाकर 1,000 करोड़ जो है ना वो अभी म्यूनिसिपल बॉन्ड के थ्रू अभी जुटाया गया है।
तो अभी बात करें म्यूनिसिपल बॉडीज ऑफ वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, कानपुर, तो इन्हीं सभी जगह पर जो म्यूनिसिपल बॉन्ड इन्होंने इशू किया है वो उससे 150 से 200 करोड़ सभी ने जहां पर जो है जुटाया है मार्केट में से। तो लखनऊ की जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उसने भी 200 करोड़ यहाँ पर जुटाए थे पिछले साल जब सेल की थी उसने उन्होंने अपनी म्यूनिसिपल बॉन्ड्स की। और इसी के चलते गाजियाबाद की सिविक बॉडी ने भी 150 करोड़ जुटाया था। ओके, तो अभी पिछले हफ्ते की बात है, थ्रू फर्स्ट ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स, ओके, इसके थ्रू। तो अभी इसका रीजन ये बताया जाए कि रिकॉर्ड लो इंटरेस्ट रेट है अभी जब ये म्युनिसिपल बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं लोकल बॉडीज के द्वारा, जिसके चलते अच्छे खासे पैमाने पर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो अभी देखो होता क्या है, म्युनिसिपल बॉडीज जो यहाँ पर म्युनिसिपल बॉन्ड इशू होते हैं तो म्युनिसिपल यहाँ पर जो कॉर्पोरेशन होती है ना, तो वहीं पर ये पैसा लगने वाला होता है। तो बाहर से जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, तो उनके सामने एक डेट इंस्ट्रूमेंट म्युनिसिपल बॉडी या लोकल लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है कि पैसा लगाइए आप। जैसे एक शहर में कोई ब्रिज वगैरह बनना है, कोई सड़कें वगैरह बननी है, स्ट्रीट लाइट्स लगनी है, तो उसके लिए पैसा यहाँ पर इन्वेस्टर्स के थ्रू ही लगवाया जाता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मिलता है इनको। देखो देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि लो इंटरेस्ट रेट, तो फिर भी आ रहा है इंटरेस्ट रेट चाहे कम भी हो ना म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में, तब भी मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती। रीजन ये रहता है यहाँ पर जो ये बॉन्ड साइन करते हैं ना, तो इन बॉन्ड्स के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगता है। ओके, तो इनकम टैक्स से बिल्कुल पूरी छूट होती है, जिसके चलते कम इंटरेस्ट रेट के बावजूद भी ये इन्वेस्ट करते हैं और अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाती है, जिससे ये पैसा जो है ना फिर लगाया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। और रिटर्न इनका जो इंटरेस्ट है ना वो भी इनको रिटर्न मिलता रहता है इन्वेस्टर्स को। और आगे जो न्यूज है वो है प्योर पॉलिटिक्स वाले पेज में। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली ने भारत ने ऑब्जेक्ट किया है यूएस नेवी की जो यहाँ पर ना अभी उन्होंने जो भारत की जो समुद्री रेखा तो उसमें यहाँ पर इंटरफेरेंस उन्होंने की हाल ही में। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो उन्होंने यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी है ना, तो उसके तहत यहाँ पर कहा है कि आप हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ना उसमें एंटर कर गए हो। ओके, तो ये आप ऐसा मत करो बार बार। ओके, तो ये चीजें यहाँ पर कई बार ये पहले भी ऐसा हुआ है, जैसे यहाँ पर यूएस वॉरशिप वो ट्रैक की गई पहले भी, तो फिर बाद में यहाँ पर चैलेंज नहीं किया गया उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर के तौर पर यहाँ पर इसको रखा गया। तो अभी ये चीज दोबारा से अब जब देखने को मिली है, पेट्रोलिंग वेसल जब उनके आते हैं, मतलब इंक्लूडिंग वेपन्स भी वहां पर लगे हुए हैं। ओके, तो ये सब चीजें यहाँ पर बात क्वेश्चन उठाया है भारत सरकार ने। तो इसके बारे में समझिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के बारे में, तो इसको लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन भी बोलते हैं और लॉ ऑफ द सी ट्रीटी भी इसको बोलते हैं। ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट है। ओके, तो यहाँ पर तीसरा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के तहत ये एग्रीमेंट बना था। ओके, तो जो कि 1973 से 1982 के बीच में हुई थी। 1994 में ये यहाँ पर एनफोर्स हुआ था, एनफोर्स में आया था। ओके, 1994 से ये लागू हुआ था यूएन क्लोज। तो लॉ ऑफ सी कन्वेंशन ये डिफाइन करता है राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नेशंस with respect to their use of world's oceans, establishing guidelines for businesses, environment and management of the marine natural resources। मतलब कि हर एक देश का ना एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा, जिस जो दायरे के अंतर्गत जो है ना वो देश कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता है उस समुद्री रेखा के अंतर्गत। चाहे मच्छियां वहां से निकालनी है, चाहे कोई नेचुरल रिसोर्सेस निकालने हैं, चाहे कोई भी आपने वहां पर पेट्रोलिंग करनी है, कुछ भी करना है, तो एक दायरा है समुद्री रेखाओं का। ओके, तो ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के तहत यहाँ पर 200 जो नॉटिकल माइल्स होता है ना, तो जो समुद्र में जब हम यहाँ पर चीज भी मेजरमेंट करते हैं नॉटिकल माइल्स के हिसाब से करते हैं, तो 200 नॉटिकल माइल्स तक का यहाँ पर दायरा जो होगा मतलब किसी भी देश की वो टेरिटरी के अंतर्गत आएगा। तो ये 370 किलोमीटर बनता है। तो ये देखो जैसे ये भारत की टेरिटरी है ना, तो ये समुद्री यहाँ पर तट आ गया हमारा। तो यहाँ से लेके 370 किलोमीटर तक हमारी टेरिटरी है सभी जगह भारत का, जहां पर भी समुद्री रेखा जहां पर है ना, तो इस एरिया में 370 किलोमीटर तक हमारी टेरिटरी है। तो वहां पर हमारा समुद्र है, तो वहां पर वो दूसरा वाला जो है एंटर नहीं कर सकता है। ओके, तो ये चीज है यहाँ पर। और आगे खबर है कंपनीज वाले पेज में। तो यहाँ पर जो लिंक्ड इन यूजर्स है ना, तो उनका अभी 500 मिलियन जो यूजर्स हैं उनका डाटा सेल के ऊपर अभी या ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब बेचा जा रहा है डाटा उनका। लेकिन जो माइक्रोसॉफ्ट जो ऑन ये कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट ही इसकी यहाँ पर जो पेरेंट कंपनी है लिंक्डइन की, उन्होंने यहाँ पर डिनाई किया कि ऐसा कोई भी डाटा ब्रीच नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है ना डाटा का स्क्रैप किया गया साइट से, लेकिन उसको हैक नहीं किया गया, सेल वगैरह नहीं हुई। तो अभी अब बात करें तो 71 मिलियन यहाँ पर यूजर्स हैं इंडिया में लिंक्डइन के। तो यहाँ पर यूएस में इज द लार्जेस्ट विद इन 170 मिलियन, तो यूएस में सबसे ज्यादा इसके यहाँ पर यूजर्स है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है ओके लिंक्डइन की। ओके, तो लिंक्डइन हैज ओवर 740 मिलियन यूजर्स ग्लोबली। तो ये चीजें भी आपको पता होने चाहिए, लेकिन कंपनी ये कह रही है कि ऐसा नहीं हो रहा, जो डाटा ब्रीच है वो नहीं हुई है। और आगे न्यूज है इकोनॉमी वाले पेज में। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट टैक्स है ना, तो अभी
4.5% के हिसाब से बढ़ा है। 2020-21 का भी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है 31 मार्च को, तो उसका भी डाटा आया है कि डायरेक्ट टैक्स जो हम इकट्ठा करते हैं, तो यहाँ पर 4.57 लाख करोड़ कलेक्ट किया है कॉर्पोरेट टैक्स के रूप में, और 4.88 लाख करोड़ इकट्ठा हुआ है पर्सनल टैक्स के रूप में। तो डायरेक्ट टैक्स हम इसको इनकम टैक्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो जीएसटी उसकी एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स की। तो यहाँ पर हम जीएसटी की बात नहीं कर रहे। तो जीएसटी का जो आंकड़ा आता है वो हर महीने के हिसाब से आता रहता है, जहां पर कि 1 लाख 1.25 लाख करोड़ हम इकट्ठा करते रहते हैं हर महीने के हिसाब से। लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स के बारे में, जहां पर इनकम टैक्स आ जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स आ जाता है, अभी उसके बारे में बात कही जा रही है कि 4.5% की वृद्धि देखने को मिली है पिछले साल के अगर कंपैरिजन की बात करें। तो टोटल यहाँ पर 9.45 लाख करोड़ जो है नेट डायरेक्ट टैक्स जो है ना वो कलेक्शन हुई है रुपीस के हिसाब से फिजिकल ईयर 2021 में। और ये टैक्स रिफंड जो है वो भी बढ़े हैं 42% के हिसाब से 2.61 लाख करोड़ ओके इन फिजिकल ईयर 2020-21। और साथ ही साथ ये भी बात करें कि जो फिजिकल डेफिसिट है तो वो भी यहाँ पर जो है ना कम हुआ है अगर पिछले सालों की कंपैरिजन करें उसके हिसाब से। ओके, तो 4.5% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। और आगे न्यूज अराउंड द वर्ल्ड वाले पेज में, तो यहाँ पर जो नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर है तो उनको फाइन कर दिया गया उन्हीं की पुलिस के द्वारा कि उन्होंने यहाँ पर जो कोरोना वायरस के जो रूल्स थे ना उनको वायलेट किया है। ओके, तो ये भी एक देखो एक न्यूज आई है सामने। तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का नाम है वो है अर्नार सोलबर्ग। ओके, तो अभी उन्होंने नॉर्म्स को तोड़ा जिसके चलते उनको फाइन हुआ है 20,000 नॉर्वेन क्राउन्स का। ओके, तो कोई बर्थडे सेलिब्रेशन थी जिसमें यहाँ पर इन्होंने अवहेलना की है रूल्स की। और आगे जो न्यूज है तो यहाँ पर 3 जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में यहाँ पर जो है एक चक्कर लगाया है वहां पर जाके। तो किसको यहाँ पर जो है ऑनर किया है, तो ऑनर किया है यूरी गागरिन को। तो उनकी यहाँ पर 60th एनिवर्सरी मनाई गई है। ओके, तो ये जो यूरी गागरिन थे ये पहले इंसान थे जिन्होंने स्पेस में जो है स्पेस में गए थे। ओके, तो रशिया पहला था, पहला मुल्क था जिसने किसी इंसान को रशिया में भेजा था, उनका नाम था यूरी गागरिन। तो अभी उन्हीं को मतलब ऑनर करते हुए ये 3 जो लोग हैं ये भी इन्होंने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में स्पेस में जाकर एक चक्कर लगाया है। और जो रशिया की स्पेस एजेंसी उसका नाम क्या है, उसका नाम है रोस्कोमोस। ओके, तो ये नाम याद रखें। और अभी बारी है आज के आखिरी टॉपिक की जिसका नाम है कलेक्टिव प्रोडक्ट। तो आज का इकोनॉमिक कंसेप्ट है, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट है विच कैन ओनली बी सप्लाई टू ए ग्रुप, किसी एक ही ग्रुप को ये जो है ना सप्लाई जाता है। तो बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी होती हैं कि जो कि गवर्नमेंट्स के द्वारा सप्लाई की जाती हैं, तो वो इस कैटेगरी में यहाँ पर फॉलो करती हैं कलेक्टिव प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। जैसे यहाँ पर नेशनल डिफेंस हो गया, और जैसे नेशनल डिफेंस के रिगार्डिंग कोई चीज दी जा रही है ओके, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही जाती है ये चीज। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पर गवर्नमेंट के अंतर्गत ये काम होता है। जब यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट इनको दिया जा रहा है, चाहे इनको हथियार प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चाहे कोई यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की जा रही है, ओके, तो ऐसे यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज आती जो है। ओके, तो जो भी किसी यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रुप को जो सप्लाई की जाती है तो उनको यहाँ पर कलेक्टिव प्रोडक्ट्स हम कहते हैं। तो कैसा लगा आज का आर्टिकल, तो फीडबैक अपना जरूर दें, कमेंट करें, जो क्वेश्चन पूछे मैंने उसका आंसर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें लेक्चर को, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।